अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम ऑनलाइन वालों के लिए था, लेकिन चलें आपको भी हो गया दोबारा जी। कैफ 1 FAR 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये गलती से मैंने लिख दिया शायद लेक्चर 1, यहाँ पे लिखना चाहिए था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, है ना? क्या ख्याल है? कितने बच्चे ये सोच के आए हैं कि आज इंट्रोडक्शन होगा? ईमानदारी से बताना है। सही सही, ठीक है, ईमानदारी से। हाथ खड़ा, ऊंचा हाथ खड़ा करें, ऊंचा। पूछू ना बिरयानी किस किसने खानी है तो छत के साथ हाथ लगेगा मेरी तरह। तो कोई मैं बात पूछूं तो उस वक्त बताते हुए क्या होता है? हाथ खड़ा करो। कितनों को लगता है कि आज इंट्रोडक्शन होगा? चलें इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरा नाम उमैर है, मैं आपको यहाँ अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। आपके नाम मुझे याद होने कोई नहीं है इतनी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता सेशन के दौरान होते रहेंगे, ठीक है? तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब पढ़ाई आज शुरू करेंगे हम। हाँ, हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, बल्कि यूं मैं कह लूंगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह वो चीजें हमने रिवाइज करनी है जो आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं। मैं एक जुमला बार बार बोलूंगा अक्सर, ठीक है ना? कि भाई ये इंट्रो पढ़ा ना आपने खुदा के लिए उससे ये नहीं समझ लेना कि अब यहां वो नहीं पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ मैं आपको यूं रेफर भी कर रहा होता हूं वो मैं आपको इंट्रो वाली भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना? जैसे हाँ, ये नहीं होगा कि मैं आपको अब डेबिट क्रेडिट शुरू करा दूं, चलो भाई ये एसेट की डेफिनेशन शायद वो तो पढ़ाऊं, ये 5 हेड्स हैं, फिर उसमें ये इंक्रीज डिक्रीज है, फिर चलो लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बनेगा, फिर ऐसा तो नहीं होगा। डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने एक टॉपिक पढ़ा फिक्स एसेट एंड डेप्रीसिएशन, पढ़ा हुआ है? वही टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ना है, उससे आगे वाली चीजें। लेकिन जो चीजें इंट्रो में पढ़ी हैं वो भी उसका इंटेग्रल पार्ट है, उसके बगैर आगे भी नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम फिक्स एसेट एंड डेप्रीसिएशन के टॉपिक को शुरू ऐसे ही करेंगे जैसे आपने इंट्रो में किया था। वो अलग बात है, वहाँ पे आपको शायद उस पर 10, 12, 15 दिन की चीज़ पे लगे होंगे, यहाँ पे वही 5-7 दिन में हो जाएगी। करेंगे वो सारा काम, ठीक है ना? तो मैं जो बात करूँगा ना इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ, उससे ये नहीं आपने मतलब ले लेना। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंट्रो, आप एक्रूअल प्रीपेमेंट्स पढ़ के आए हैं, ठीक है? 2 से ढाई दिन, तकरीबन 3 दिन यहाँ फिर मैं लगवाता हूँ, ठीक है? आपने इन्वेंट्रीज का टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है? वहाँ बहुत तफसील से पढ़ा, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 दिन हम उस पर फिर लगाते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दोबारा से इंट्रो वाली पढ़ाऊंगा। आपको जहां ज़रूरत होगी इंट्रो की वो खुद ब खुद मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। हाँ, डेबिट क्रेडिट की बुनियाद बेस वो तो वही है जो आपकी पढ़ी हुई है। अब वो मैं 10-15 दिन नहीं लगा सकता यहाँ पे, वो आपकी वहाँ पे मौजूद है। हाँ, वो मजबूत होती चली जाएगी जब डेबिट क्रेडिट हम बोलते चले जाएंगे, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये ना, इंट्रोडक्शन बिल्कुल है इस क्लास में, लेकिन ये इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का है जो हमने क्लास के दौरान करनी है, ठीक है? जैसे मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि सवाल आपने करना है, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों के 99% क्वेश्चंस वही आते हैं उनके जहनों में जो आपके जहनों के अंदर आए होते हैं। क्योंकि यहाँ तकरीबन हाइब्रिड फिजिकल मिला के को 200 के करीब बच्चे होंगे, तो 200 दिमागों से कोई सवाल बचेगा तो ऑनलाइन वाले बच्चे के जहन में नया सवाल आएगा ना, ठीक है? तो सवाल आपने करना है। और मैंने पहले शायद अर्ज किया रिकॉर्डिंग ऑन होने से पहले, लेकिन मैं दोबारा ये ऑनलाइन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। आपने सवाल करते हुए कर लेना है, उसकी रेलेवेंस को मैं खुद डिसाइड करूंगा कि वो अभी जवाब देना है या बाद में। आपने नहीं ये डिसाइड करना। इसका मतलब ये कि आपके जहन में जो सवाल आए आपने वो लाजमी करना है। जो चीज़ समझाऊं वो समझ ना आए आपने पूछते रहना है, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए एक अर्ज ये है कि फिजिकल वाले बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे मेरे साथ आज क्लास पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी? ये ऑनलाइन वालों को मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग चुप करके सुने। ये बच्चे मेरे साथ आज क्लास पढ़ेंगे, मैं इनको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, सवाल ये भी करेंगे, जवाब इनको भी मिलेंगे, ठीक है? इनको कुछ होमवर्क दे दूंगा मिसाल के तौर पे। अब ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसी तरह से हैं जैसे ये फिजिकल वाले हैं। इनका लेक्चर खत्म हुआ, इनका मेरा ताल्लुक थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह से क्लास से पहले तक ये मुझे नहीं मिलेंगे, इनके सवाल भी मुझे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग भी अगले लेक्चर का वेट करेंगे। अगले दिन ये लोग आएंगे, इनको होमवर्क में प्रॉब्लम्स होंगी। मैं नॉर्मली जो होमवर्क देता हूं वो अगले दिन करवा रहा होता हूं, पूरा जो करने वाला काम हो, पूरा सवाल किया जाता है। हो सकता है अगला होमवर्क के अंदर पूरा लेक्चर अगला लग जाए, लगता है काम पूरा करते हैं। लेकिन आपने भी बिल्कुल फिजिकल वाले बच्चे के माइंडसेट से सोचना है कि जैसे ये सवाल करके उठ के होमवर्क लेके चला गया, अब ये घर पे होमवर्क करके अगले दिन आएगा, तो आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी घर पे होमवर्क करेंगे और अगले लेक्चर का वेट करेंगे। जब अगला लेक्चर आएगा तो इनके क्वेश्चंस और मेरी डिस्कशन, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे, ठीक है जी? अच्छा, FAR 1 में क्या क्या है सिलेबस के अंदर, ग्रिड क्या है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का होगा, ये डिस्कशन मैं पहले लेक्चर में रेलेवेंट नहीं समझता। आपको क्यों? पूछो क्यों?
पूछो ना क्यों? सारे नहीं पूछ रहे। अच्छा, उसकी वजह यह है बेटा कि शायद फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन तो वो टॉपिक है जिसका नाम आपने सुना हुआ है। खैर उसको भी अब हम पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, वो IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जिसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो इस फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन से के कॉन्सेप्ट से जो है वो रिलेट करता है। वो स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है। लेकिन चलो इसका नाम तो आपने सुना हुआ था, लेकिन इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ना है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। सुना हुआ है नाम? फिर हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स का टॉपिक पढ़ना है, IAS 20 सुना हुआ है। फिर हम बोरिंग कॉस्ट पढ़ेंगे, IAS 23 सुना हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 40 सुना हुआ है। करेक्शन ऑफ एरर्स थोड़ा बहुत शायद सुना हो, कुछ ऐसी चीजें आ भी जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ नाम सुना हुआ है, बनानी सीखी हुई है, यहां जो सिखाना है। IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, एरर सुना हुआ है, तो यहां पढ़ना है ना, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहां सीखनी है, सिर्फ नाम सुना हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम सुना हुआ है, यहां सीख। तो अब रेलेवेंट नहीं है बहुत सारी चीजों को, तो नाम आपको EPS अर्निंग पर शेयर, ये क्या भला होती है जी? रेशोज भाई ये क्या होती है? तो आप लोगों को तो टॉपिक का नाम सुन के पता ही नहीं लगता कि ये क्या चीज है। तो फिर ये बताना कि इस टॉपिक में से इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा पहले दिन, ये मैं रेलेवेंट नहीं समझता। हाँ, लेकिन जिस टॉपिक को शुरू करेंगे और फिर उसको एंड करेंगे तो उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे फिर कि ये इस ग्रिड के अंदर से इसके अंदर इतनी वेटेज है, इतने नंबर का सवाल आता है, पास्ट पेपर्स को भी देख रहे होंगे। तो टॉपिक वाइज हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते चलेंगे। एंड पे जाके जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एंड पे जाके एक बार सारा सिलेबस सामने रख के देख लेंगे, हाँ भाई देखो ये सारे काम हमने किए हुए हैं, ठीक है। आप अपने पास सिलेबस डाउनलोड करके रखें, ठीक है, ताकि मेरे पे भी चेक करे। मैंने तो वो चेक करना ही है, आपको भी बताना है, लेकिन आप लोग अपने तौर पे भी तो चेक करते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट में ही बात कर लें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा बुक के बारे में। तो बुक 2 से 3 दिन में बता दूंगा आपको कि कितने दिन में आनी है। काम कुछ कह सकते हैं कि शुरू हो गया है, तो हफ्ता 10 दिन लग ही जाते हैं, 15 भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक बुक्स नहीं मिलेंगी आप लोगों को मैं हैंडआउट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, और वही हैंडआउट्स ऑनलाइन वालों को पोर्टल पे अपलोड होते रहेंगे। इसलिए आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक बुक नहीं आएगी तब तक वो परेशानी की बात मेरे लिए है कि मुझे सवाल जो किताब के अंदर मौजूद होते हैं उनको भी हैंडआउट में निकाल के आपके लिए रखना पड़ेगा और आपको कॉपी करके देना पड़ेगा। तो परेशानी मेरी है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो बुक के बारे में क्वेश्चन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा होता है, बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में मैं आपको खुद बता दूंगा कि किस दिन तक बुक आ जाएगी। वो 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, वो डेट बता दूंगा। और उसके बाद तब तक बुक के अंदर जो कुछ बुक से आना है हमने यूज़ करना है वो आपको हैंडआउट्स में मैं खुद देता रहूँगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास इसी को कहते हैं, और क्या, पढ़ाई तो अभी शुरू ही नहीं की, ठीक है। तो क्या क्या बातें की मैंने? सबसे पहली बात, क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। आंसर कुछ मैं दूं, कुछ मैं टर्न डाउन करूं, वो मेरा मसला है, ठीक है ना। हाँ, वो आंसर मैं करता सारे हूं, लेकिन कुछ डिले हो सकते हैं कि यार कल करूंगा, ये हफ्ते बाद आएगी, ये बात, टाइम होता है ना हर चीज़ का। आप किसी ऐसे टॉपिक की ऐसी चीज़ पूछ रहे हो जो अगले टॉपिक के अंदर काम ही वही करना होता है, तो बंदा थोड़ी देर के लिए उसको डिले कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आपने करते रहना है। दूसरी बात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमने साथ साथ सिलेबस और ग्रिड को डिस्कस करना है, जैसे अभी IAS 16 के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ आपने पढ़ना है। तो जितने पर्चे रखे हैं वो पास होंगे। ज़्यादातर बच्चे 3 पेपर रखते हैं, ठीक है, 4 वाले कम होते हैं। 3 पेपर बिल्कुल आसानी से पास हो सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करें। ये बात ना अभी स्टार्ट में करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहला जो होता है ना, वो आप सब लोग यही कह के आते हैं, इस दफ़ा तो अन्नी मचा देनी है, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ करेंगे, होमवर्क करेंगे, टेस्ट तो छोड़ेंगे ही नहीं, छुट्टी तो करनी ही नहीं ना, टाइम से आएंगे। ये कितने अरसे की बात होती है? हफ्ता 10 दिन, ठीक है ना। 2 दिन नहीं, हफ्ता 10 दिन चलता है। सीए का बच्चा है ना, ज़रा ज़्यादा मोटिवेशन होती है। हफ्ता 10 दिन बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, आगे रमज़ान भी आ रहा है, आहिस्ता 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 स्लो होते जा रहे हैं, बैटरी लो होती जा रही है, बैटरी ठीक। तो ये बड़ी नुकसानदेह बात है। आपके पास एक थर्मोमीटर है, आपको आज पकड़ा रहा हूँ, ठीक है। ये थर्मोमीटर आपने रोज़ाना लगा के देख लेना है कि हम पास हो रहे हैं या नहीं। वो थर्मोमीटर क्या है? जितने पर्चे रखे हुए हैं उनको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे जो क्लासेस के अलावा आपने घर पे देने हैं, तो आप पासिंग के ट्रैक पे हैं। अगर आपने 2 पर्चे रखे हुए हैं,
तो क्लासेस के बाद कैंपस, मतलब क्लासेस के अलावा आपने 3 घंटे अगर दिए हैं, 1.5 घंटा ईच, तो इसका मतलब आप पासिंग के ट्रैक में। आपने 3 पर्चे रखे हुए हैं क्लासेस के अलावा, 4.5 घंटे आप डेली, लेकिन ये डेली है, ये ना हफ्ते के बाद दे लो को मेरा थर्मोमीटर सही चल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो डेली 4.5 घंटे आप दे रहे हैं, ये आपका थर्मोमीटर, आप रोज लगा के चेक कर सकते हैं कि आप पासिंग की तरफ जा रहे हैं या फेलियर की तरफ जा रहे हैं। उसको मैं बाद में अलग बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे रोज पढ़ते रहो तो ऐसे बच्चों का आ भी जाता है, ठीक है ना। हाँ, रोज का काम, जब रोज जब एक पर्चे को 1.5 घंटा देगा तो कुछ छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, ठीक है ना। फिर वीकेंड पे बैठ के सारा रिवाइज कर ले वो वाला बच्चा, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से टेस्ट लाजमी देने हैं। पहली बार प्रेशर पेपर तो आया, बच्चों ने कहा सर पेपर जरा मुश्किल आया, कुछ बच्चों ने कहा, कुछ ने कहा सर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमने नहीं पढ़ी हुई। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो ये कह रहे थे चीजें तो सारी वही थी जो हमने पढ़ी हुई थी, लेकिन पर्चे में ना हाथ पांव भूल गए, परेशान हो गए, फलां सवाल में। तो क्या होता है, ये वो बच्चे होते हैं जो टेस्ट के अंदर या तो रेगुलर नहीं होते, या रेगुलर होते हैं तो खाना पूरी के लिए होते हैं। तो आप हर टेस्ट को IQ का पर्चा समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी गुजारिशात थी जो आपसे करना ज़रूरी थी, ठीक है। क्लास में छुट्टी नहीं करनी। मैं भी बाय हुक और बाय क्रुक होमवर्क भी करवाता हूँ, मैं बच्चों की तरह सजा भी देता हूँ, खड़ा भी करता हूँ क्लास में। फीमेल स्टूडेंट्स को भी कोई माफ़ी नहीं होती। हाइब्रिड अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है अब, ठीक है। जिसको सजा देनी होगी हाइब्रिड में भेज दूंगा, वहाँ खड़ा कर दूंगा उनको, ठीक है। टेस्ट में छुट्टी नहीं करनी, होमवर्क में पढ़ना है इधर, ठीक है ना। इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी भी होगी, ठीक है, कि मैं यहाँ पे कुछ दिन बाद डंडा रख दूंगा, जो हफ्ते 10 दिन बाद जब आपकी मोटिवेशन कम होनी है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन यही है कि आपने जैसे PRC पास किया और आ गए हैं, आप आगे भी पास करते जाएंगे तो आगे चलते जाएंगे। पासिंग सबसे बड़ी मोटिवेशन है, इसको रख दो जेब में, ठीक है। अच्छा जी, तो बस ये कुछ गुजारिशात हैं, इसके बाद अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करने में आपने शर्म नहीं करनी है, क्लास में छुट्टी नहीं करनी है, टेस्ट को पर्चा समझ के देना है आपने, हर टेस्ट को, ठीक है। तो IQ का पर्चा भी वैसे ही होगा इंशाल्लाह, उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। साथ साथ प्रेशर खुद पे डालते रहना, हर हफ्ते डालना है। असेसमेंट आएगी, इकट्ठा कुछ सिलेबस हो जाएगा, टर्म टेस्ट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, मॉक आएगा। ये किस लिए है, ये तैयार करने के लिए आपको, ठीक है। करेंगे ना इंशाल्लाह। चलें जी। बाकी इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको करवा ही दिया, अपना भी और आपका भी हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर इसका 16 है। नाम है इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये उन रिसोर्सेज से, एसेट्स से डील करता है जो बिजनेस में हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, और बिजनेस में हमें उनसे फ़ायदा आना है और कई साल तक आना है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या नाम है आपका? जुनेद अहमद लाहौर में बैठ के ये स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, ठीक है। तो कनाडा के अंदर जॉन बैठ के यही स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, और युगांडा के अंदर उस्मान भी यही पढ़ रहा है, वहां पे हो सकता है ना उस्मान भी हो, ठीक है। तो सारी दुनिया के अंदर ये स्टैंडर्ड्स चलते हैं, एक जैसे हैं। कुछ मुल्कों के स्टैंडर्ड्स अपने हैं, US गैप्स, कुछ कंट्रीज वो वाले भी यूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज में अब यही स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। एक जैसी अकाउंटिंग, एक जैसी प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चले अकाउंटिंग की, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एडेप्शन की जो रूल्स हैं, वो जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं और लगा रहे हैं, वही सारी दुनिया के अंदर भी लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसका नाम है। टेक्निकल डेफिनेशन हम बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक वाली बातें करते हैं जो हमने की हुई हैं इंट्रो के अंदर, उनको ज़रा रिवाइज करना है। देखें, बहुत से ज़्यादा ज़रूरी बात मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपको, इस बात से तो कभी परेशान होना नहीं है ना कि मैं ये कहूंगा पढ़ा हुआ है ना, इंट्रो में पढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि मैं सिर्फ तसल्ली चाह रहा हूं कि पढ़ के आए हैं, बताना तो मैंने है, ठीक है। लेकिन अगली बात, हम तकरीबन ये आप IQ की बुक उठाएंगे ना, तो बात शुरू ही कहां से हो रही है? रीवैल्यूएशन से। लेकिन वो रीवैल्यूएशन हम अगले हफ्ते में जाके पढ़ेंगे। अब उससे पहले ये 5-6 दिन हमने क्या करना है? ये 5-6 दिन हमने वो सारा कुछ पढ़ना है जो आपने इंट्रो में पढ़ा है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से। वहाँ पे अगर आपको 10-12 दिन लगे थे तो यहाँ पे 5-6 दिन में, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है। आप चाहे बोर हो, जो बोर होंगे ना उनको नुकसान आगे मिलेगा इसका ज़रूर जाके, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, ये बुनियाद है।
आगे रीवैल्यूएशन आनी है, तो रीवैल्यूड एसेट ने आना भी है, डिस्पोज भी होना है। आगे नोट बनाना है पीपीई का, उसके अंदर सिर्फ रीवैल्यूएशन नहीं होगी, उसके अंदर एडिशन भी होगा, डिस्पोजल भी होगा, एक्सचेंज भी होगा, कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी होगी। ये सारी बातें मौजूद हैं इसके अंदर, पूरा सवाल आता है। तो जो हम पढ़ के आए हैं वो जैसे वहां पे टेस्ट हुआ था बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से इंपॉर्टेंटली वो यहां पे भी टेस्ट होता है। इसलिए स्टार्ट हम लेंगे बिल्कुल वहीं बेसिक से, और हम अकाउंट्स बनाने जो सीखे हुए हैं आपने उसको भी रिवाइज करेंगे। इससे दो मकासद पूरे होंगे, एक तो हम रिवाइज कर लेंगे और दूसरा डिफरेंट उस्तादों से पढ़ के आने वाले बच्चे, कॉन्सेप्ट तो सेम होते हैं, हर उस्ताद का तरीका डिफरेंट है, सारे सही हैं, कोई तरीका गलत नहीं होता, लेकिन अब जब एक क्लास में बैठे हैं तो एक क्लास में 10 तरीके तो नहीं चल सकते, तो इसलिए हम एक तरीके के ऊपर पढ़ जाएंगे। सारी क्लास जो है उसी एक तरीके से सवालों को कर रही होगी। ठीक है, शुरू करने से पहले आखिरी बात इस टॉपिक के बारे में, IAS 16 सबसे लेंथी टॉपिक है हमारी FAR 1 में। इस पे तकरीबन 20-22 लेक्चर, 20 अराउंड 20 में कह लेता हूँ, 22 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 21 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं ना, अब गौर कर रहे हैं, यानी कि अराउंड 20 में कह रहा हूँ, 20 लेक्चर्स लगते हैं। अब बच्चे ये कहते हैं 15-16 के बाद और कुछ नहीं करना, बस ये पढ़ना है और सिलेबस में कुछ नहीं है, इसकी तो वेटेज ही कोई नहीं है, फलां सीनियर कह रहा था। तो भाई वो तो आपने नहीं डिसाइड करना, मैं अब आपको बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस, आज से ही बता रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह ये मिलेगा। एक तो इसका अपना सवाल आता है फुल फ्लेज 15 से 20 नंबर के दरमियान, 15, 16, 17 नंबर का, 18 का भी आ जाता है, तो मैं 15 से 20 कह देता हूं इसको, ठीक है। एक तो इसका अपना सवाल होता है। दूसरा, शायद कोई एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ये नहीं जाता, वरना हर जगह ये घुसा होता है। जैसे इसको खत्म करेंगे ना, IAS 36 पढ़ना है, IAS 36 इंपेयरमेंट है इन्हीं नॉन करंट एसेट्स की। IAS 20 में जाना है, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, हमने उससे एसेट खरीद लेना, मिक्स हो गया ये साथ, ये फिक्स एसेट फिर आ जाएगा। हमने बोरिंग कॉस्ट पढ़ना है, वो किसकी है, इन्हीं नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का वो पूरा स्टैंडर्ड है। IAS 40 पढ़ना है, वो ट्रांसफर इधर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में ट्रांसफर हो रहा है इन्वेस्टमेंट IAS 16 के अंदर। हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाने जाएंगे, रीवैल्यूएशन जो पढ़नी है वो वहां पे इसकी जा रही होगी। कैश फ्लो में जाएंगे, कैश फ्लो किसकी है, वो बिजनेस की कैश फ्लो है, तो बिजनेस के पास फिक्स एसेट्स हैं, तो ये वहां पे भी होगा, इसकी डेप्शन भी होगी, इसका डिस्पोजल भी होगा, एडिशन भी होगा, रीवैल्यूएशन भी होगी। अकाउंटिंग फॉर NPO में जाएंगे, वहां भी है। IAS 8 में जाएंगे, उधर भी मौजूद है। तो कहां कहां इससे रेशोज में जाएंगे, वहां भी मौजूद है, तो इससे आप कहीं छुप भी नहीं सकते। इसका अपना सवाल तो है ही है। यार आप लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, ठीक है। फाइनल अकाउंट में क्या हुआ था, आपने सबसे पहले बेसिक्स वगैरह पढ़ी, उसमें बेसिक्स ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना ली होगी, फिर उसके बाद आपने एक एक करके टॉपिक पढ़ना शुरू किया। आपने एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का टॉपिक पढ़ा, बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद इन्वेंट्रीज पढ़ा, डेप्रीसिएशन पढ़ा, और फिर फाइनल अकाउंट पे लेट से जब पहुंचे तो फाइनल अकाउंट में क्या होता था, एक ट्रायल बैलेंस, ठीक है, उसके नीचे फिर एडजस्टमेंट्स में स्टॉक, फिर एडजस्टमेंट एक्रूअल की, फिर एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, वो स्टॉक हो गया, ठीक है, एडजस्टमेंट फिक्स एसेट एंड डेप्शन की, ठीक है, एडजस्टमेंट बैड डाउटफुल डेट की। ये क्या हो रहा होता था, एडजस्टमेंट है, यानी फिक्स एसेट का जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो टॉपिक फाइनल अकाउंट में आया, यहां पे हर जगह इसी तरह से आएगा, उसकी एडजस्टमेंट साथ पड़ रही होती है, वो माफी नहीं मिलती उससे। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो आप फाइनल अकाउंट में बना के आए हैं, ये वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से आप FAR 2 में बनाएंगे। यहां पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अब हमने नहीं बनानी, सिलेबस में नहीं, यहां पे चेंज इन इक्विटी बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनेगी NPO के टॉपिक में जाके, ठीक है, वरना वो इनकम स्टेटमेंट जो आप बना के आए हैं वो नहीं बनेगी। लेकिन हम हर टॉपिक के अंदर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, ये हमारी आदत है। हम IAS 16 पढ़ेंगे, हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। हम एक्रूअल पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये सब देखते चलेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो नहीं मांग सकता अब, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स वो मांग सकता है और मांगता भी है, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक को पढ़ेंगे हम एक्सट्रैक्ट्स जरूर बनाएंगे। पूरी इनकम स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स तो बनाएंगे ना। FAR 2 में जाके भी तो बनानी ही है इनकम स्टेटमेंट, तो जो टॉपिक मजीद पढ़ने हैं पता तो हो कि वो कहां कहां पे यूज होने हैं, और टेस्ट भी वो इस तरह से करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये मैंने
15 मिनट जो पसीना बहाया है, ये सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बहाया है कि बिल्कुल इजी नहीं लेना और डे 1 से नहीं लेना। ये बुनियाद भी अगर कच्ची रहेगी तो ऊपर भाई रीवैल्यूएशन समझने के बाद समझेगा वही जिसको पिछले में कोई मसला नहीं होगा और जो अगला नया पढ़ रहे होंगे उसको समझ रहा होगा। तो किसी को यहीं पर ही मसाइल हुए तो फिर आगे जाके वो ये मसले भी जो है वो डील कर रहा होगा और अगली बात भी उसको समझ नहीं आ रही होगी। इसलिए डे 1 से सीरियस हो जाएं। 20-22 दिन इस पर जो लगने हैं वो 20-22% नहीं, इससे ज़्यादा परसेंटेज इसकी वेटेज है। ये मैं कह सकता हूं कि ये 30% तक वेटेज ले जाता है पर्चे के अंदर, तो ये थोड़ी वेटेज नहीं होती किसी एक टॉपिक में से। ठीक है, तो इसको बड़े शौक से आपने पढ़ना है। ठीक है, करें शुरू, चले। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन गया हो, ठीक है। अब वैसे दोबारा सर हाथ खड़ा करें, कौन कौन समझ रहा था जो इंट्रोडक्शन होगा जरा, मैं मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। प्लीज इंट्रोडक्शन की क्लास होगी तो बताओ, नाम पूछेंगे, बता दो। अभी तो बहुत सारे थे, कहाँ गए वो हाथ? इधर ही हैं। हाँ नहीं, आज है इंट्रोडक्शन ही, ठीक है, पढ़ना नहीं आज हमने, ठीक है। हाँ चलो। अच्छा जी, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का टॉपिक आपने पढ़ा था, ठीक है। भाई मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं हो गया कैमरे से? अच्छा, एक्टर और डायरेक्टर खुद ही बनना पड़ता है ना। अच्छा, रटा भूल गया, क्या बात करने लगा था? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं, मैं बात ये करने लगा था, मेरा आपसे एक सवाल था, ठीक है। सवाल ये था, कॉलेज वालों को बिजली का बिल आया, कॉलेज वालों की जेब से पैसे गए, कॉलेज वालों ने ये एसी खरीदा, कॉलेज वालों की जेब से पैसे गए। अब दोनों सूरतों में जेब से पैसे गए हैं। आप इंट्रो के अंदर इसको एक्सपेंस कह के आए, उसको एसी को एसेट कह दिया था। वजह एसी तो बच गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अंग्रेजियां नहीं मारनी मेरे साथ, पंजाबी में पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग। नहीं सॉरी, कौमी जबान उर्दू में, क्योंकि पश्तो वाले भी बैठे हैं, पंजाबी वाले भी, सराइकी वाले भी, बरोही वाले भी, सिंधी वाले भी, तो फिर उर्दू में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाँ तो भाई उर्दू के अंदर सादा सलीस उर्दू के अंदर हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके जी। क्योंकि सर महीने बाद बिजली जो खर्च हुई खत्म हो गई, एसी बच गया। भाई साहब कह रहे हैं महीने बाद जो बिजली थी वो तो खर्च होगी, एसी तो बच गया। कहीं तक काफी हद तक नहीं, बल्कि तकरीबन ठीक ही है ये। भाई फर्क क्या है? देखो, जो बिजनेस की जेब से पैसे निकले वो कॉस्ट तो है, चाहे वो बिजली का बिल था जो पे किया कॉलेज ने, वो भी कॉस्ट थी, जो एसी खरीदा वो भी कॉस्ट है। दोनों में फर्क ये है कि बिजली इस्तेमाल हो चुकी थी, तो वो जो कॉस्ट कॉलेज ने पे की, उस कॉस्ट के अगेंस्ट जो बेनिफिट था वो लिया जा चुका है। बिजली तो कंज्यूम हो चुकी है, यूज अप हो चुकी है। जबकि एसी पे होने वाला खर्चा सारे का सारा आज ही फायदा नहीं दे रहा, ये हो सकता है अगले 5 साल तक यही एसी लगा रहे और कॉलेज वालों को ये फायदा देता रहे। ऐसा तो नहीं होता आप एसी लेने जाएं तो वो शॉपर में डाल के आपको कहें ये लो सारी कूलिंग आज ही ले जाओ और वो सारा फायदा इकट्ठा मिल जाए, ठीक है। वैसे तो इस टॉपिक के अंदर नहीं बात, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूं। आपने फीस जमा करवाई क्लासेस स्टार्ट होने से भी पहले, ठीक है, कॉलेज वाले उसको रेवेन्यू बना सकते हैं? नहीं, ये कॉलेज वालों के ऊपर लायबिलिटी है बच्चों। ऐसे नहीं आपको उन्होंने कहा हुआ था कि आपको अगर कोई मसला हो आप आके रिफंड कर लें। क्यों भाई? अगर उनका रेवेन्यू बन गया तो वो तो उन्होंने कमा लिया था, आपको क्यों वापस करते? मकसद ये है कि सर्विसेज के अगेंस्ट वो सर्विसेज देंगे कॉलेज वाले, आपकी फीस को रेवेन्यू बना सकते हैं। पहले दिन वो लायबिलिटी है इन पे, ठीक है, पहले दिन क्या है। अब ऐसा किसी के साथ हुआ हो कि कैश काउंटर पे आके उसने फीस जमा करवाई और रिजल्ट से पहले की आई थिंक फीस जमा हुई थी, ठीक है, वो फीस जमा कराई हो तो कैशियर ने ऐसे करके शॉपर निकाल के दिया हो, आप पूछे ये क्या FAR 1 है, ले जाओ सारी घर। ऐसा हुआ था क्या? मतलब ये कि आपने जो फीस जमा कराई है वो कॉलेज वालों पे लायबिलिटी, आहिस्ता आहिस्ता वो सर्विसेज देंगे तो इनकम बनाएंगे। ये अब इंशाल्लाह हम दोबारा जाके पढ़ेंगे गवर्नमेंट ग्रांट के टॉपिक, बल्कि उससे पहले हम एक रूरल प्री पेमेंट पढ़ेंगे तो वहां रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो वापस आए जरा, ऐसी जरा बातों में बात निकल आई। मैं था इसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, ये तो इनकम थी ना, मैं एक्सपेंस की तरफ आ गया, कॉस्ट की तरफ आ गया। कॉस्ट, बिजली का बिल पे किया, ये क्या है? वो बिजली जो कंज्यूम हो चुकी थी, हम इसका फायदा हासिल कर चुके थे, तो हमने इस कॉस्ट को क्या कह दिया? एक्सपेंस। लेकिन एसी का जो खर्चा आज किया है, ये खर्चा अगले कई साल तक हमें फायदा देता रहेगा। दुकान में लगा हुआ है, ग्राहक आ रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, इस एसी की ठंडी हवा चल रही है, तो ये एसी में से बेशक गुड्स नहीं प्रोड्यूस होकर निकल रही, लेकिन सेलिंग पर्पस के लिए तो यूज हो रहा है ना।
आपको ये समझ नहीं आती तो आप ये समझ लो, हमने एक फैक्ट्री लगाई टॉफियां बनाने की। भाई साहब टॉफियां बनाने लगे हम, आप सो रहे हैं जी, टॉफीज, ठीक है, टाफियां होती हैं, अच्छा जी। तो टाफियां बनाने की हमने फैक्ट्री लगाई, ठीक है जी। अब उस फैक्ट्री ने अगले 15 साल लगे रहना है और टाफियां बनती रहनी है और वो बिकती रहनी है। अब मेरा सवाल, वो टाफियों वाली जो फैक्ट्री हमने लगाई है वो 10 करोड़ की लगी है और उसने अगले 10 साल तक हमें फायदा देना है, तो आज ही सारा ये एक्सपेंस कर दें। अब इससे ज्यादा अच्छा समझ आता है, वो फैक्ट्री टॉफियां बना रही है, वो फैक्ट्री टॉफियां बना रही है यार, हम उसको बेच रहे हैं। हर साल वो टॉफियां बनाती है, हम उनको बेचते हैं, हर साल हम उससे फायदा ले रहे हैं। क्या फायदा ले रहे हैं? वो चलती है, टॉफियां बनती हैं और वो बिकती हैं और हमारी सेल्स बन रही हैं, हमारा रेवेन्यू बन रहा है, हमें पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस फैक्ट्री ने अगले 10 साल या 15 साल चल के फायदा देना है तो क्या इसकी सारी कॉस्ट को आज ही प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए? ये तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ज्यादती होगी, नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते थे, ठीक है। क्या कहते हैं? सुना, इंट्रो में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है ना नाम। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस एक ही पीरियड में नजर आने चाहिए। जैसे ये बिजली के बिल की बात हो रही थी, दिसंबर में अगर बिजली इस्तेमाल हुई, उसका बिल दिसंबर में आ गया, लेकिन पे आपने जनवरी में किया, एक्रूअल के टॉपिक में आप पढ़ते थे, ठीक है। तो अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं, भाई दिसंबर का बिल है, दिसंबर में एक्सपेंस लेना, जनवरी में पे करो चाहे फरवरी में पे करो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज, बिजली इस दिसंबर में इस्तेमाल हुई है, दिसंबर के रेवेन्यू में इस बिजली ने इस्तेमाल होकर फायदा दे दिया है। तो अगर दिसंबर के अंदर बिकने वाली चीजों का रेवेन्यू दिसंबर में है तो दिसंबर में इस्तेमाल होने वाली चीजों का खर्चा भी दिसंबर में ही आना चाहिए। ये क्या कहलाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एसिड की तरफ लेके इस बात को, ठीक है, कि एसिड जो है, इसने आज हमने पैसे खर्च करके इसको लगा लिया अपने पास, एसी हमारे पास लग गया। अब ये एसी अगले 5 साल हमें रेवेन्यू कमाने में हेल्प करेगा। तो ज्यादती है कि आज ही इसको सारे के सारे को एक्सपेंस आउट कर दें, आज इसको फिर एसेट बनाते हैं और 5 साल पे जैसे इससे आने वाला फायदा 5 साल पे फैल गया, वैसे ही इसकी कॉस्ट को भी 5 साल पे फैला के एक्सपेंस बनाएंगे, ठीक है। तो 2 चीजें आपने इंट्रो के अंदर पढ़ी थी। सबसे पहली चीज थी एसेट, ठीक है। एसेट क्या होता है जी? एक ऐसा रिसोर्स होता है जो एंटिटी के कंट्रोल में है, ओन्ड, हाँ कंट्रोल ज्यादा अच्छा लफ्ज है, ठीक है, कि बिजनेस के कंट्रोल में एक ऐसा रिसोर्स है जिससे फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट आना है। अब टेक्निकल डेफिनेशन स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे आप लोगों ने ना, सच्ची याद आया, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, बातें बतानी होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने ले लेने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आईकैप से मिलेंगे और फिजिकली नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके वो स्टूडेंट लॉगिन जो है ना, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे पब्लिकेशंस होती हैं, वहाँ पे आपको वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। दोनों तरह के होते हैं, एक वो फुल फ्लैज सारे स्टैंडर्ड्स जो फाइनल तक भी चलते जाएंगे, और दूसरा आईकैप ने एक वो शॉर्ट वाले इजाज़त लेके जो है वो प्रिंट किए हैं, जिसमें सिर्फ कैफ लेवल तक को कवर करते हैं। तो जो आपकी मर्जी है वो ले लें, ठीक है, लेके रख ले। हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक के एंड पे रेलेवेंट पैरास को नज़र डाल के उनका निशान साथ ही लगा दिया करेंगे, ठीक है। अल्लाह करे खोलना ही ना पड़े स्टैंडर्ड किताब, हाँ ओपन बुक पर्चा है, पता है इस बात का, ये ओपन बुक है, यानी कि आप स्टैंडर्ड, ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि आप ये वाला रजिस्टर साथ लेके जा रहे हैं, ओपन बुक है जी, सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, फॉर्मूला ही भाई, ठीक है। ओपन बुक का मतलब ये है कि आईकैप के जो ये स्टैंडर्ड छापे हैं ना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स आप साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स लेके जाएंगे। मैं कह रहा था अल्लाह करे खोलने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, लेकिन जो पढ़ गई और 1-2 नंबर की भी हेल्प मिल गई तो हो सकता है वही 1-2 नंबर 3 नंबर वो 47-48 से 50 का सफर वाले हों जो मिस हो जाएं। तो इसलिए हम चांस क्यों लेंगे? एक किताब है, 2 छोटे वाले लेंगे तो इतने सारे स्टैंडर्ड बनेंगे, ठीक है, और फुल वाला ले लें तो भी उसमें से सिर्फ एक FAR1 के लिए, FAR2 में 2, FAR1 में सिर्फ 1 निकाल के ले जानी पड़ेगी। तो इतनी कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है कि वो ना लेके जाएं? मुझे बच्चों की मन तक समझ नहीं आती कि क्या जरूरत है जी लेके जाने की। भाई अल्लाह करे, मैं कह रहा हूं ना खोलना पड़े, एक किताब ही कैरी करनी है ना, ले जाओ यार। हो सकता है 2-3 नंबर का फायदा 4 नंबर का मिल जाए, और मिल भी जाता है बच्चों को अक्सर, इस दफा भी थोड़ा बहुत यूज किया जा सकता था, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। तो 2-2, 3-3 नंबर भी अगर मिल जाए ना वहां से, बड़े होते हैं, ठीक है ना।
सही है, तो स्टैंडर्ड ले लेने हैं। अच्छा, तो बात क्या हो रही थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ, तो स्टैंडर्ड के अंदर मैं कह रहा था डेफिनेशन टेक्निकल वाली भी लिखी होगी कि जी पीपीई क्या होता है। वो कहते हैं जी जो एडमिन यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए हम कोई भी ऐसा एसेट यूज कर रहे हो जिससे फायदा आना है, उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। पीपीई के तौर पर उसे रिकॉर्ड तब करना है जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके। ये सारी अंग्रेजियां तो स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं, ये कौन याद करता है? इसकी डेफिनेशन कौन सा उसने राइट करवानी है हमसे? ओपन बुक पेपर है, वैसे भी नहीं करेगा, पढ़ेंगे जरूर, हाईलाइट भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम जट के तरीके से जरा थोड़ी अकाउंटिंग सादा सादा पढ़ लेते हैं, जैसे आपने इंट्रो के अंदर पढ़ी हुई थी, ठीक है ना? तो सादा सादा अकाउंटिंग जरा पहले पढ़ते हैं, ओके? वैसे आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है? एसिड क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ही है ना। FR 1 तो नहीं ना पढ़ रहे, तो इंट्रोडक्शन ही हुआ जी। एसिड एक ऐसा रिसोर्स है जो बिजनेस के कंट्रोल में है, जिससे फ्यूचर में बिजनेस को फायदा आएगा। अब अगर इस फायदे का टेन्योर 1 साल से, आज खड़े होकर खर्चा किया है ना, तो आज से अगले 1 साल के अंदर अंदर आ जाए तो इसको करंट एसेट कहते हैं। और अगर ये फायदे का टेन्योर 1 साल से ज्यादा से फैला हुआ हो तो इसको नॉन करंट एसेट कहते हैं। अब हमारा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, ये उन रिसोर्सेज से, उन एसिड्स से डील करता है जिनसे आने वाले फायदे का टेन्योर 1 साल से ज्यादा अरसे के ऊपर है, यानी नॉन करंट एसिड्स के साथ, ठीक है? तो एसिड की डेफिनेशन सिर्फ मैंने लिखी रहने दी है, बाकी मैंने चीजें मिटा दी, वो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। तो एसिड क्या है जी? ये एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। घर से नहीं लिख के लाया, पिछली क्लास में लिख दिया, तो मैंने कहा इतनी आसान बात है, फिर दोबारा क्यों लिखूं, ये मैंने लिखी रहने दी, ठीक है? जरूरत है तो लिख लें, नहीं तो ना से। बेनिफिट जो फ्यूचर में आना है, अगर उसका टेन्योर, लाइफ से ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है? टेन्योरे, इंग्लिश टेन्योर 1 साल से ज्यादा होगा। अगर इस बेनिफिट का टेन्योर 1 साल से ज्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे? नॉन करंट। उधर ही मुझे क्या करना है उन्होंने देख के? ये हाइब्रिड में क्यों हिलजुल हो रही है? ये भाई अब आए, ये जो अब बैग खोल रहे हैं, ये दरवाजे के सामने बैठे हैं जो भाई। मैंने ना चक्कर लगाना शुरू कर देना, बस आज जरा पहला दिन था, 10 मिनट क्लास भी जरा लेट हो गई। हाइब्रिड वालों को माफी नहीं है। अच्छा जी, अब अगली बात समझ आ रहा है? जहां समझ ना आए पूछ सकते हैं, वैसे तो आपको इंट्रो आती है, आपने पढ़ा हुआ सारा कुछ, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? वजह आपको बता दी है कि हम एक फॉर्मेट पे आ जाए, ठीक है? तकरीबन मुझे लगता है ये पहला हफ्ता में लग जाएगा। या तो हफ्ते वाले दिन, वैसे हफ्ते वाले दिन अक्सर इंपॉर्टेंट होता है, ये इत्तेफाक से होता है, मैं जान के नहीं करता, अल्लाह जानता है। लेकिन ये जो वीकेंड पे छुट्टी करने की आदत है ना, हफ्ता यहाँ पे ऑन होता है कैफ में, PRC खत्म हो गया, तो जो बच्चे हफ्ते को छुट्टी करते हैं ना, वो आज सुन लें, मैं जान के नहीं करता, अल्लाह जानता है मैं जान के नहीं करता, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि टॉपिक में चलते चलते हफ्ते वाले दिन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। मेरा कसूर नहीं होता, तो हो सकता है हफ्ते वाले दिन रिवैल्यूएशन शुरू हो जाए, नहीं तो मंडे को तो इन एनी केस शुरू हो ही जाएगी, होपफुली हफ्ते को हो जाएगी शुरू। तो उससे पहले हमने क्या करना है, ये सारा हफ्ता यूं समझिए, सारा हफ्ता हमने क्या करना है, हमने एडिशन, डिस्पोजल, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ ईयर डिजिट, वो सारी चीजें रिवाइज करनी है। जितनी को हो गई, जितनी ना हुई वो साथ साथ फिर आगे होती चली जाएंगी, ठीक है? कॉस्ट डिटर्मिनेशन, चेंज इन एस्टीमेट, ये सारी चीजें, एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये सारा कुछ रिवाइज करना है, और इंशाल्लाह ये 5-6 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत से ज्यादा जरूरी है, आप समझें कि ये सवाल, ये सारी रिवीजन किए बगैर आपसे अगला रिवैल्यूएशन से आगे जब चलना है, तो रिवैल्यूएशन के बाद पूरा सवाल जब करना है, उसमें ये सारा कुछ होगा। उसमें वो एडिशन भी होगा जो आप इंट्रो में पढ़ के आए, वो कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी होगी जो आप इंट्रो में पढ़ के आए, वो डिस्पोजल एक्सचेंज भी होगा, हर एक चीज उस सवाल के अंदर मौजूद होगी, रिवैल्यूएशन भी होगी। तो नई चीज रिवैल्यूएशन पढ़नी है, लेकिन जब नोट बनाना है तो वो सारा इंट्रो का IAS 16 भी बीच में पढ़ा होगा, तो इसलिए उससे माफी नहीं है। तो ये बिल्कुल इसी FR 1 का हिस्सा है, आप उसको एज अ रिवीजन ना लें, ये इसी का हिस्सा है। हाँ, IK की किताब में बात रिवैल्यूएशन शुरू की हुई है उसने, क्योंकि इंट्रो के अंदर उसको पता है फिक्स एसेट एंड डेप्शन पढ़ के आते हैं। ओके जी, क्वेश्चन है आपका कोई बेटा? नो,
नाराज नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, अब वो जमाना गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब खलील मियाँ ना छुट्टियों को इस तरह से मैनेज करेंगे कि जैसे रिजल्ट आएगा आगे, ठीक है, आपका तो नहीं आना लेकिन आपके सीनियर्स का आना है, तो वो जब वो रिजल्ट आएगा, वैसे तो अभी यार महीने बाद ईद आ जानी है, ये तो 2 ईदों वाली, ये एक हफ्ता पहले शुरू की है, टेंशन पड़ी हुई है हम लोगों को। टेंशन क्या पड़ी हुई, 31 जुलाई को सिलेबस खत्म करना होता है ना, कि तकरीबन 2-3 दिन आगे चला भी जाता है, तो टेंशन क्या है, 2 ईदें हैं, तो फिर अब जब आपको क्या टेंशन है जब 2 ईदें आ गई हैं बीच में, ठीक है ना, समझ गए हो ना। ईद पे जाना, फिर बड़ी ईद पे चले जाना। रिजल्ट आएगा तब भी छुट्टियां हो जाएंगी। हाँ, 2 छुट्टियां होती हैं सिर्फ, 2 नहीं 3 हो जाती हैं संडे मिला के, 4 नहीं होती हैं, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चन सारी, मेरा रट्टा बुला दिया तुमने मुझे। इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। नाम इतना प्यारा, अब मैं क्या करूं, मुझे रट्टा भूल गया तुम्हारी वजह से, देख लो बस। ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करते होते जी। एसिड पे थे हम, पता नहीं कहाँ थे हम। चलें, देखो ना, अब सारा दिमाग छुट्टियों की तरफ, ईद की तरफ, जो मेरे दिल में टेंशन चल रही थी वो सामने ले आयो कि 2 ईदें हैं इस सेशन के अंदर, 2 ईदें हैं। बड़ा डराने वाला सेशन है ये, मैं बता रहा हूँ। आपने पढ़ते हैं ना ईद के दिन, सिर्फ ईद का दिन छुट्टी किया करेंगे आप, वरना घर पे भी पढ़ेंगे बैठ के, वरना भूल जाएगा सारा कुछ। अच्छा जी, अब एसेट हमने खरीदा, ठीक है, इससे फायदा हमें कई साल पे आना है। मैंने पहले एक डिस्कशन कर ली कि अगर इसकी सारी कॉस्ट को आज प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कर दें तो ये ज्यादती है इस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, लॉजिकल भी नहीं है बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी वायलेशन है, ठीक है। तो फिर क्या करते होते हैं, इसको एसेट बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। और ये फिनोमेना कि एसेट को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट किया जा रहा है, इस फिनोमेना का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। इस फिनोमेना का नाम क्या है जी? बचपन में उस्तादों ने शायद पहली बार ये बताया हो कि डेफिनेशन क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू यूज। पैसे जो वक्त गुजरता जाता है, एसेट यूज होने की वजह से जो वैल्यू लूज करता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन जरा टेक्निकल डेफिनेशन हो, टेक्निकल बात हो, मैं उठा देता हूं, चलो ठीक है। टेक्निकल बात अगर करें तो वो क्या है, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना इसकी लाइफ पे, वो मैं बाद में बताता हूं, यूजफुल इकोनॉमिक, ठीक है ना। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चले ना, ठीक है, जंप नहीं लगाने आगे। एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ के ऊपर एलोकेट करना, ये क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। अब ये एलोकेशन ऐसे ही होगी। बाबा जी आए ख्वाब में, उन्होंने कहा बेटा पहले साल तुम 70% डेप्रिशिएट कर दो, अगले साल 10% कर लेना, या पहले साल 10 कर लो, अगले साल 70 कर लो, फिर 10 कर लेना, ऐसा होता है। हाँ, एलोकेशन मस्ट बी सिस्टमैटिक, ठीक है। स्टैंडर्ड इस पे गाइडेंस देता है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड गाइडेंस क्या देता है ये थोड़ी देर में बताता हूं, पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं मिलकर, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है जी? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ depreciation is systematic allocation of cost of asset over its, बच्चों ने कहा जी यूजफुल लाइफ का लफ्ज लिखें, हमें नहीं चैन आ रहा, लिखें, ठीक है जी, यूजफुल लाइफ। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है, थोड़ी सी बात सुन ले। मेथड सिर्फ आज हमने एक ही किया, जो आपने पढ़ा हुआ, मेथड तो कोई नहीं पढ़ा हुआ फिलहाल, तो नहीं पढ़ा हुआ, चले जी। सिस्टमैटिक एलोकेशन में मतलब कि कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुंह उठाओ और जो मर्जी कर दो। तो स्टैंडर्ड ने इस पर गाइडेंस देता है। स्टैंडर्ड ये कहता है आपने एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड वो लगाना है, कोई बताएगा वैसे कौन सा? स्टैंडर्ड क्या गाइडेंस देता है, कोई बताएगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट, और कोई एक्यूरेट हो। अच्छा, तो मतलब जो 3-4 मेथड हमने पढ़े हैं, एक एक्यूरेट होता है, दूसरा एक्यूरेट नहीं होता। हाँ, फेयर प्रेजेंटेशन, अच्छा, मजा नहीं, चस नहीं आई। हाँ, नेचर ऑफ एसिड, उसमें फिर क्या होता है? चलो नेचर में फिर
अच्छा, गलत जवाब पे कोई सजा नहीं दी जाती, मैंने बताया पहले, ठीक है, दिया। देखें बड़ा मसला होता है, मैं आप बताया ना कि बच्चों ने, ज्यादा बच्चों ने क्या कहा, पेपर ठीक था, कुछ ने ये भी कहा पेपर में जो था सब हमें आता था, लेकिन ना वहां जाकर हम परेशान हो गए। ये कौन से बच्चे होते हैं जो टेस्ट में जाते नहीं है, ठहर जाओ, टेस्ट में नहीं जाते और रोज भी ये कॉन्फिडेंस लैग करते हैं। एक चीज का पता भी होगा ना, डर से नहीं बोलेंगे, तो क्लास में बोलना शुरू करेंगे, टेस्ट में थोड़ा बेधड़क सवालों को करना शुरू करेंगे, तो ये खौफ निकलेगा पर्चे तक जाते जाते, वरना कोई गिदड़ सिंगी कोई नहीं होती उस्ताद के पास के पर्चे में जाके आप एकदम से परफॉर्म कर जाए। ठीक है जी, कुछ बोल रहे थे आप। नेचर ऑफ एसिड, तू थोड़ा एलैबोरेट करे ना, मुझे मजा नहीं आया इस बात का। एक एसिड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन के हिसाब से करेंगे। एक ऐसे मोटर व्हीकल है पे मतलब कि लाइफ यूज कर रहे हैं, उस पे लाइफ वाला स्टेटमेंट यूज कर देते हैं। चलो, आने वाले बेनिफिट्स के पैटर्न को, हाँ ये बात असल में मैं चाह रहा था। असल में स्टैंडर्ड क्या गाइडेंस देता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप अपने एसिड, जब एसिड आपके पास आए ना तो उससे पूछो मेरे एसिड, मेरे चांद, मुझे बताओ तुमसे आने वाले फायदे का पैटर्न क्या होगा। अब वो हमारा एसिड लेट्स से बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से आने वाला फायदा हर साल बराबर होता है। ये क्लास की कैपेसिटी यही, अनलेस से कॉलेज वाले को और कमरा नया ना बना लें, इस कॉलेज की जो कैपेसिटी है वही है। तो ये बिल्डिंग जितना फायदा देने के लिए तैयार है, ठीक है। आप सारे बच्चे, आज बच्चे एब्सेंट हैं, कुछ नहीं आए, पहला दिन है, कुछ पेपर्स वाले भी मेरे ख्याल में मसला है, ठीक है, तो ये कुछ बच्चे कम हैं, लेकिन कैपेसिटी तो वही है ना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग आज भी जितना फायदा देने के लिए तैयार है, पिछले सेशन में भी इतना फायदा देने के लिए तैयार थी, अगले सेशन में भी इतना फायदा देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो बिजनेस को इस बिल्डिंग से फायदा, अगर ये इनकी अपनी बिल्डिंग होती तो इससे जो फायदा है इनका एसेट होता ना, फायदा बराबर होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एसेट से आने वाला फायदा बराबर बराबर है हर साल, तो स्टैंडर्ड कहता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी ऐसा सिलेक्ट करो जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हर साल बराबर बराबर, ठीक है। तो उसके लिए आपने इंट्रो में पढ़ा है ना, हाँ, कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल बराबर है, हर साल सेम, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आज एक ही पढ़ना है, लेकिन चलो जरा इस बात को थोड़ा सा और बढ़ा लें, इसलिए मैं थोड़ी सी बात और कर देता हूं। मिसाल के तौर पे हमने मशीनरी खरीदी थी टाफियां बनाने वाली, ठीक है, तो 10 से 15 साल चल रहे हैं इसमें, क्या 15 साल में हर साल बराबर प्रोडक्टिविटी होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी। मशीन है, मशीन से आने वाला फायदा नॉर्मली मशीन से आने वाला फायदा हर साल बराबर नहीं होता, ठीक है ना, बल्कि उसका ट्रेंड डिक्रीजिंग होता है। पहले सालों में मशीन नहीं होती है, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा जो है वो आउटपुट देती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वेयर एंड टेयर की वजह से मशीन पुरानी होती जाती है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट वगैरह कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी जरूरत के अंदर फिर स्टैंडर्ड कहता है इस मशीन पे कोई ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाओ जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी ट्रेंड क्या हो, डिक्रीजिंग, ठीक है। और वो हमने इंट्रो में पढ़ा है, कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसके अंदर पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है एसेट की डेप्रिसिएशन कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, बस इससे ज्यादा उसकी बात आज हमने नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक मतलब कोई सिस्टम हो, कोई मेथड हो, ठीक है। तो हम उन मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहला मेथड कौन सा है जी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, लेकिन अभी आप नोट ना करें तो बेहतर है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला है जी, जगह छोड़ छोड़ के मैं लिख रहा हूं, कुछ चीजें ऐड करूंगा ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, जिस चीज का भी मैंने नाम नहीं लिया आप भी ना लें, और इससे निकलेगा क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा पर ईयर, ठीक है ना, क्योंकि आपने किससे डिवाइड किया है इसको, कॉस्ट को किससे डिवाइड किया है, लाइफ से। तो जब लाइफ से डिवाइड किया है, ईयर्स से डिवाइड किया है, लाइफ ईयर्स में होगी ना, तो फिर ईयरली डेप्रिसिएशन ही आएगी, ठीक है। अब एक सवाल बनाते हैं, एक एसेट है जी,
लेट्स से एसी है, ठीक है, ये हमने खरीदा है यकम जनवरी 2020 पर। पिछली क्लास का डाटा अलग याद आता रहे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अपनी अपनी क्लास में क्लास पढ़ा करनी है, ठीक है ना। 100 कितनी कॉस्ट है जी इसकी? अब ये अच्छा, ये क्लास में नहीं आपने कहना 100 रुपये का एसी सर आप कह रहे हैं, आगे सिफर लगा लो अपनी मर्जी से, लोगों की सिफरें देख देख के खुश होने वाली कौम हो आप। मतलब हमने कॉन्सेप्ट सीखना है ना, ठीक है, तो छोटी फिगर रखेंगे ताकि बातें ज्यादा हो, फिगर्स ना लिखते रह जाएं हम, ठीक है ना। अच्छा, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। पिछली क्लास में 5 किया था तो काम ज्यादा करना पड़ा था, तो पिछली क्लास से मैंने ये सीखा कि इस क्लास में मैं 4 इयर्स लिखूंगा, ठीक है। लर्निंग कर्व, यू नो, पिछली क्लास के बाद मैं भी कुछ लर्न करता हूं अगली क्लास के लिए। पिछली क्लास मैंने यहाँ 5 साल लिखा था, ठीक है ना, तो ज्यादा काम करना पड़ा, 4 लिख दिया, फिगर बदल दी थोड़ी सी। अच्छा, अब जी लाइटें कौन सी? ये चमक पड़ेगी फिर आपको नजर नहीं आ रहा? किसको नजर नहीं आ रहा बता दो। तो कोई बात नहीं, बताओ ना, प्रॉब्लम हो रही है, सीट चेंज करवा दूं, गुजारा हो जाएगा। चलो, नहीं अगर प्रॉब्लम है तो सीट चेंज भी कर सकते हो आप, जिधर आना चाहो अभी बेशक उठ जाओ, मैं पॉज कर देते हैं क्लास को, आ जाओ, ठीक है, जरा दूर होके बैठो इससे, हाँ नीले वाले से, ठीक है। मैंने पहले बता दिया क्लास के अंदर, मेरी क्लास का डेकोरम खराब ना, वो उल्टा लटका देना है, हाँ कुछ नहीं करना, चुप करके बैठना है, मैं खुद तुम्हें हंसा लूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कहाँ था मैं? हाँ, कॉस्ट कितनी है जी? यूजफुल लाइफ। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते चलें, शायद सब बच्चों को याद ना हो। एक इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है जी, ये क्या? इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं जी, बोलो क्या डिफरेंस है? कोई बताना पसंद करेगा जी? अच्छा, और यूजफुल लाइफ फिर क्या हुई? अच्छा, कोई और? इकोनॉमिक लाइफ होती है जितनी देर उसकी एक्चुअल लाइफ होती है, जितनी देर तक वो जिंदा रहता है, और जो यूजफुल लाइफ होती है जितनी देर मैनेजमेंट उसकी थिंकिंग होती है, हमें कितनी देर। बिल्कुल ठीक भाई साहब। भाईजान इधर, भाईजान माशाल्लाह वैसे दिल में पढ़ा जा सकता है, देखना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, माशाल्लाह दिल में पढ़ा जा सकता है। हाँ देखो भाई, बात सुनो, 82 करोला, 86 करोला, 88 करोला, ये मॉडल है गाड़ियों के, अभी भी सड़कों पे नजर आते हैं। लेट्स से 88 मॉडल करोला, 12 साल 2000 तक, और 23 साल कितने हो गए? 35 साल से वो गाड़ी 88 मॉडल जो है वो सड़कों पे चल रही है। केपी के में तो लोगों ने बड़े शौक से बना के रखी हुई है वो, है ना, ऐसे ही है ना। 35 साल से वो गाड़ी चल रही है और अभी भी चल रही है। और लेट्स से करोला वालों ने, टोयोटा करोला वालों ने उसको 50 साल तक, वो तो साफ सुथरा इस्तेमाल करो तो उससे भी ज्यादा शायद चल जाए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 50 साल पाए ना, किधर नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, ये 50 साल चलेगी। ये तो है इसकी टोटल लाइफ, जिसको इकोनॉमिक लाइफ भी कहते हैं। हमने बीइंग अ कंपनी 88 करोला खरीदी 88 में, और अपने मैनेजर साहब को दे दी, और उन मैनेजर साहब को कहा 5 साल बाद हम आपको 93 मॉडल की नई गाड़ी दे देंगे, ये गाड़ी फिर हम बेच देंगे वापस। मतलब जाहिर है हमने कंपनी मेंटेन कार उनको दी है, तो कार तो हमारी है, बस वो यूज कर रहे मैनेजर साहब। तो हमने क्या कहा मैनेजर साहब को, 5 साल बाद ये गाड़ी बदल देंगे, आपको नई गाड़ी दे देंगे, ये हम बेच देंगे। अब मुझे बताओ, वो जो 88 करोला अभी तक वही वाली जो हमारी कंपनी ने 88 में खरीदी थी, अभी तक हमारे हमसाये के घर में फिर रही है, वो यूज कर रहा है, लेकिन क्या हमने उसको पूरे 35 साल इस्तेमाल किया था? हमने कितना अर्सा इस्तेमाल किया था? 5। तो जो 5 साल हमने, हमारी इंटेंशन थी, क्या हमने इसको 5 साल इस्तेमाल करना है, वो 5 साल हमारे बिजनेस के लिए ये रेलेवेंट लाइफ है, इसको यूजफुल लाइफ कहते हैं। डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए यही 5 साल हमने इस्तेमाल करने हैं। हमारी बिला से वो 35 साल उसकी जिंदगी हो, 50 साल हो या 500 साल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी नीयत क्या है, हमने इस एसेट को कितना अरसा इस्तेमाल करना है, वो क्या है? 5 साल। तो बस यही इसकी क्या है? यूजफुल लाइफ। और यही हमारे लिए फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेलेवेंट। बात समझ आई है?
कोने वाले भाई, समझ आई है? सही समझ नहीं आई ना? नहीं है, सही समझ नहीं आ रही मुझे लग रहा है। यूजफुल लाइफ, लाइफ फॉर विच मैनेजमेंट या बिजनेस इंटेंड्स, बातें मत करो यार, ये बातें करने वालों को मैं क्लास से निकालता होता हूं, ठीक है? इस बात से तो मुझे बिल्कुल बहुत गुस्सा आता है। मैं इस तरफ मुंह करूं, कोई बोले, हल्की सरगोशी भी करेगा, मुझे पता चलेगा, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इस पे कोई माफी नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूं, पहला दिन है। इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें बता देना जरूरी होती हैं, ठीक है ना, ताकि एक ताल्लुक अच्छा प्यारा साफ सुथरा चलता रहे। सवाल मैंने कहा 10 बार करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास का डेकोरम नहीं खराब होने देना, बस ये टारगेट हो जाएगी आप सबका। ओके, सबका सबका सबका। हाँ, बोलने की आदत वालों, हाइब्रिड, और आप लोग यहीं पे खड़े हो जाओगे, सुझाव भी देता हूँ, ठीक है? ना यकीन आए तो चेक करके देख लेना, कल परसों तक, 1-2 दिन तो माफी होती है जी। लाइफ फॉर विच बिजनेस इंटेंड्स टू यूज द एसेट। मैं दिल तो ये कह रहा है कि सिर्फ इसी की डेफिनेशन लिखूं, क्योंकि हमारे लिए तो रेलेवेंट सिर्फ यही चीज है, ठीक है? क्या चीज? नियत, इंटेंशन, नियत। बिजनेस की नियत इस एसेट को कितना अरसा इस्तेमाल करने की है? मैंने कहा जी 4 साल। बिजनेस की नियत कितना जी? 4। ये ऐसे ही हमने खरीदा है, 4 साल इस्तेमाल करने की नियत है। क्या 4 साल बाद, चौथे साल के एंड पे एक चीख, आप सुबह आए क्लास में एक चीख की आवाज आएगी और गुणाम करके ये इधर बिखरा पड़ा होगा, बीच में से कंडेंसर कंप्रेसर कहीं निकला पड़ा होगा, जाली कहीं पड़ी होगी, कवर कहीं पड़ा होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, चौथे साल के एंड पे बस ठीक है, हमने अब बस ये अब हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमें से उतार के बेच देंगे, इसकी जगह नया लगा देंगे, चलता तो रहेगा ये, ठीक है? तो इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ क्या है? लाइफ फॉर विच बिजनेस इंटेंड्स टू यूज द एसेट, ये क्या है? यूजफुल लाइफ। जबकि इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? हाँ, टोटल लाइफ फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड टू लिव, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। अच्छा, टू लिव वाले एसिड्स भी आ रहे हैं, दूर नहीं है, मेहनत करो, FAR 1 खत्म होगा, FAR 2 आएगा, IS 41 आएगा, भैंसें, गायें, पेडू सब आएंगे। एसिड्स दे आर कमिंग, दे आर बायोलॉजिकल एसिड्स, वो स्टैंडर्ड है पूरा, पढ़ेंगे आप, बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड है, तो मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। कोई पर्चा रहे ना बस आपका। और थर्मोमीटर आपको दे दिया मैंने, थर्मोमीटर 1.5 घंटा पर पर्चा, जितने पर्चे हैं 1.5 घंटा, 3 से कम तो होने भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। CA का बच्चा और 2 पर्चे दे रहा है, 3 तो होने चाहिए, पढ़ने आए हैं ना, पढ़ें जरा पास करें, बस CA में आगे जाएंगे। 20 साल मंसूबा जो लेकर आए हैं वो को अच्छे बच्चे थोड़े ही, फटाफट ऐसे पास करना है आप लोगों ने, ठीक है? तो टोटल लाइफ फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, एक्सपेक्टेड टू रन, यूज का लफ्ज ही नहीं लिखता वरना आप कंफ्यूज ना कर जाएं। इंटेंशन हमारी है यूज करने की, वो क्या है? यूजफुल लाइफ, और जितना अरसा वो चल सकता है वो है इकोनॉमिक लाइफ। अब फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक लाइफ रेलेवेंट है या यूजफुल लाइफ? ठीक है, इसका मतलब फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन वी विल यूज यूजफुल लाइफ, ठीक है? फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है? अच्छा, अगली बात, पर्चे में 2-3 सिचुएशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे सिचुएशन 1, पर्चे के अंदर दोनों लाइफ्स गिवन है, इकोनॉमिक लाइफ भी और यूजफुल लाइफ भी, और सवाल में कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कौन सी लाइफ यूज करोगे? ये वाली, कांटा लगा दिया ना, सॉरी। चलें, दूसरी बात, सवाल में जी जी यस बिल्कुल हो सकती है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं आता हूं, मैं यही कहने लगा था, अगर ये दोनों लाइफ्स गिवन है और डिफरेंट हैं तो फिर आप कौन सी यूज करोगे? जो मैंने अभी एग्जांपल दी। दोनों लाइफ्स दे लेकिन सेम हो तो मतलब क्या है? जो इकोनॉमिक लाइफ है वही यूजफुल लाइफ है। अच्छा, सवाल में सिर्फ लाइफ लिख दे और एक ही लाइफ गिवन हो फिर वही यूजफुल लाइफ है। अच्छा, सवाल में सिर्फ एक ही लाइफ दे और लिख दे इकोनॉमिक लाइफ है,
तो वही यूजफुल लाइफ है। तो कहने का मकसद यह है कि आप जितनी सिचुएशन मर्जी सोचते रहो, मसला सिर्फ एक में है, वो क्या, इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों गिवन हो और दोनों में डिफरेंस हो, ठीक है, तो यूजफुल लाइफ यूज करेंगे और नॉर्मली ये कम होती है इकोनॉमिक लाइफ से। ओके भाई, आपको समझ आया दोनों का फर्क, कैप वाले भाई? ओके, और जी किसी का क्वेश्चन? चलें आगे। क्वेश्चन लिख रहे थे, अच्छा भला पता नहीं कहां निकल गया जी। पहली चीज क्या गिवन थी जी? कॉस्ट। दूसरी चीज क्या गिवन थी जी? यूजफुल लाइफ। फिर देखते हैं। सवाल खामोश हो ना, ये देखो, रिक्वायर्ड है कैलकुलेट, हाँ ठीक है चलो, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये सवाल अभी बन गया ना, आपके हैंडआउट्स हैं आपके पास ना, उनको उल्टा के रख दें। हाँ उनका वो, उनमें जो कुछ भी है ना, कोई बात नहीं बेटा, वापसी भी ले जाना, कोई मसला नहीं, इसमें से कुछ करवाना भी नहीं है मैंने, इसमें फजूल नहीं बोलना। हाँ बस ठीक है, खामोशी से पकड़ा सकते थे तुम इसको, मैंने कह दिया इंट्रो खत्म हो गई, अब पीआरसी इज ओवर, कैफ में आ गए हो तुम, इतना टाइम ही नहीं होता है। कोशिश करूंगा मैं जहां पे मजाक करना है, जब आप लगेगा कि आप लोग बस अब गिरने वाले हैं, थोड़ा सा मैं मजाक कर दूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा। पहली क्लास है ना, मैं बता रहा हूं सारी बातें, इंट्रोडक्शन यू नो। ओके, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द years ended 31 दिसंबर 2020 टू 20, 21, 22, 23, 24 नहीं, 20 भी तो है ना। अच्छा लो अभी कुछ गुजारे का मार्कर मिल गया, अब इससे गुजारा करते हैं जी। अब सवाल खामोश है ना, तब भी आपने मेथड कौन सा लगाना है, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल इस सवाल में लिख रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ, साथ साथ नोट ना करो प्लीज, एंड पे ना पिक्चर ले लेना बेशक, और घर जाकर ये थोड़ी सी चीज होगी नोट कर लेना। इसलिए कह रहा हूं कभी इस सवाल को मैंने बदलना है, एक चीज और ऐड करनी है पूरा करने का, फिर एक चीज और एंड पे ऐड करनी है और फिर सवाल खत्म हो जाना है। तो आप वो आखिरी वाला बेशक नोट कर लेना, सवाल भी और उसकी सोल्यूशन भी उसका, ठीक है ना। फिलहाल ऐसे ही बस चलने दें। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज यूज, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, दिखाए ना हमें भाई जरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर क्या है जी? कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। ये मैंने ये लाइन लंबी क्यों की है, जगह क्यों छोड़ी है, ये आपको कुछ को याद आ भी रहा है कि हाँ क्या आना है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में आप ना सोचें। मैंने वैसे भी कहा आप साथ साथ नोट ना करें, एंड पे आपने नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं, सारी चीज़ें एकदम से ना बम्बार्ड हो जाए, वन बाय वन हम एक एक चीज़ रिवाइज करते चले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। घर से तो मैं सोच के आया था कि अकाउंट्स भी बना लेंगे, डबल एंट्री भी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बहुत सारी बातें वैसे करनी पड़ जाती हैं, तो वो फिर पढ़ाई हमारी ना ज़रा कम रह गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से फिर हम, इंट्रोडक्शन तो होगा नहीं फिर, तो फिर पढ़ते रहेंगे जी। हाँ, एक वर्किंग का फॉर्मेट है, ये हमेशा हम बनाया करेंगे हर तरह के मेथड में। ये देखते ही ना कुछ बच्चे फौरन पता है क्या कहेंगे, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस फॉर्मेट है। ऐसा कुछ नहीं है। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन ना वो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर पड़ा होगा। कल ना एक सवाल ऐसा करवाऊंगा जो एक ही सवाल दोनों मेथड से करवाऊंगा आमने सामने रख के, आप देखोगे फॉर्मेट ऑफ वर्किंग सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन जहां चेंज होनी है सिर्फ वो, ताकि ये कंफ्यूजन आपके खत्म हो जाए। छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ये खामखा आपके ना दिल में वो डर होता है, वो बड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। इनको दूर करेंगे इंशाल्लाह हम। तो फिलहाल एक फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट हमारा स्ट्रेट लाइन में भी होगा, यही रिड्यूसिंग बैलेंस में भी होगा, यही आउटपुट में भी होगा, यही सम ऑफ ईयर डिजिट में भी होगा, और जब रीवैल्यूएशन आएगी तो इसी फॉर्मेट के आगे इधर 2 कॉलम और ऐड कर देंगे, तो यही रीवैल्यूएशन के लिए भी बन जाएगा। तो हम कुछ नया नहीं सीखा करते, आदत ही नहीं है, सुस्ती बने हम। जो एक सीखेंगे चीज बस उसी को आगे चलाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, यूज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एसेट हमने कब खरीदा? या कब? जनवरी 2020, ठीक है जी।
कॉस्ट बताओ 100। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया जा सकता है पर ईयर भी। जब ईयर से डिवाइड किया है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर आएगा। अच्छा, फिर वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर आ गया है उसको अगर डिवाइड बाय 12 कर दें तो वो डेप्रिसिएशन पर मंथ आ सकती है। अच्छा, वो जो पर ईयर डेप्रिसिएशन आई है उसको डिवाइडेड बाय 365 कर दें या पर मंथ को डिवाइड बाय 30 कर लें तो पर डे आ जाएगी। आप आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स कैलकुलेट कर लें तो डेप्रिसिएशन पर सेकंड भी निकल सकती है ना, क्योंकि ये टाइम वाली डेप्रिसिएशन है। आउटपुट तो है नहीं कि बनेगी चीजें तो फिर डेप्रिसिएट होगा। तो टाइम वाली डेप्रिसिएशन है तो टाइम तो सेकंड भी है, मिनट भी है, आवर्स भी हैं, ठीक है, डेज भी हैं, वीक्स भी हैं, मंथ्स भी हैं, ईयर भी है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कब करें? हर सेकंड पे कर लें? हाँ, वो मुमकिन नहीं है सर। चलो हर मिनट पे कर लेते हैं, चलो पर डे तो कर ही लें। एक बंदा रख लेते हैं जो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री किया करेगा, हर घंटे बाद कर लिया करेगा। हाँ, पागल थोड़े ही, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम नॉर्मली तब करते हैं जब हम पीरियड एंड करें और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे तो वो पीरियड एंड होता है ना, नॉर्मली जो एक साल का अरसा होता है, तो हम उसके एंड पे खड़े होके एक साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और एक ही बार फिर उसकी एंट्री भी पास कर देते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल तो पर डे भी सकता है, लेकिन हम निकाला करते हैं उसको नॉर्मली पीरियड एंड पे। पीरियड एंड पे जो नॉर्मली साल होता है, यहां पे भी हम पर ईयर ही चल रहे हैं, तो साल के एंड पे। भाई आपको समझ आ रही है सही? मुझे क्यों लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही? क्या वजह क्या है? वैसे ही लग रहा है, पक्की बात है। मैंने पूछना है अभी आपसे, तैयार हो जाओ जी। तो 31 दिसंबर 2020 पर जाकर खड़े होंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला मैं अब यहां पे लिखने लगा हूं। क्या है? बोलो बोलो बोलो। पहली क्लास है, बोर हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह दिन गुजरते जाएंगे तो बोरियत खत्म होती जाएगी। अलर्ट ही इतने होंगे आप, मेरे से ज्यादा आप लोग अलर्ट होंगे, टेंशन ही बड़ी होगी आपको। हर रोज तो नई चीज आ जाया करेगी, हर रोज कोई नई चीज पढ़ेंगे, छोटी छोटी होती, छोटी छोटी रोज नई चीज पढ़ेंगे, तो जिस दिन जो बच्चा छुट्टी करेगा उसकी वो नई चीज रह जाएगी, ठीक है जी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, मैंने जगह क्यों छोड़ी? आप छोड़ें इस बात को जी। 20। अच्छा, अब मेरा सवाल, हमने एक एसेट यकम जनवरी 20 को 100 रुपए का खरीदा, 31 दिसंबर 20 पे वो हमारी किताबों में 100 रुपए पे पड़ा होगा। ऐसे ऐसे सारे हिला रहे हो। नाम क्या तुम्हारा? नीले कपड़ों वाले भाई, नीले कपड़ों वाले हो तुम, नाम बताओ। अहमद, हाँ मैं भूल गया, देखा ना आप, इसलिए मैंने नाम पूछे ही नहीं। थोड़ी देर लगेगी, 2-3 दिन लगेंगे एक आधा नाम याद करते हुए भी, ठीक है। तो अहमद भाई मुझे ये बात बताएं, आपने यूं यूं सर हिलाया, सवाल सुना था, फिर सुनो फिर जवाब देना। आसपास वाले दूर होकर बैठो यार, एक दूसरे को जवाब ना दिया करो प्लीज, ठीक है जी। मैंने कहा यकम जनवरी 20 को हमने एक एसेट खरीदा, 31 दिसंबर 20 पे हमारी किताबों में वो 100 रुपए पे पड़ा होगा। 100 का खरीदा, 100 पे ही पड़ा होगा, है ना? सब बच्चे तो नो कह रहे हैं, कुछ एक यस भी कह रहे हैं। यस वाले हाथ खड़ा करेंगे, यस वाले। एक दोस्त मिल गया आपको, वो कोने में बैठा आपका दोस्त, कल दोनों इकट्ठे बैठना जी। और मैं भी हूं इनका दोस्त, हम तीनों गलत हैं। असल में 31 दिसंबर 20 तक एसेट इस्तेमाल हुआ होगा पूरा साल, इस्तेमाल होने से कुछ वैल्यू लूज की होगी, जिसका नाम बचपन में उस्तादों ने बताया था वैल्यू। एसेट की वैल्यू में कमी आना ड्यू टू यूज, वक्त गुजरने के साथ साथ जो यूज की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आती है, उसका नाम क्या है? तो साल गुजरने के बाद एसेट की वैल्यू कम हो गई या नहीं हो गई? तो फिर बुक्स के अंदर 100 वाला एसेट जो यकम जनवरी 20 पे 100 का खरीदा था, वो 31 दिसंबर 20 पे भी 100 का कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एसेट की बुक वैल्यू चाहिए होती है। बुक वैल्यू जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, जिसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, जिसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, ये सारे एक ही चीज के नाम हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। बुक वैल्यू, WDV, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, ये सब एक ही चीज के नाम हैं और इसका फॉर्मूला है यार, बुक वैल्यू पर लिखा तो हुआ है, BV लिखे सिर्फ,
हाँ यस सर, बड़े खुश होकर यस सर। इसके साथ ही ना ये सीए भी लिखा हुआ है। हाँ यस सर, जल्दी जल्दी सीए करो जी। बुक वैल्यू क्या है जी? समझ आने वालों को आ गई है, बाकी क्या करें? पोगो देखें। अच्छा जी, बुक वैल्यू क्या है जी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या मतलब अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू निकालनी है तो जिस दिन बुक वैल्यू निकालनी है उस दिन तक की डेप्रीसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दो। अब अगर आप एक साल के एंड पे खड़े हो, पहले एसेट की लाइफ के पहले साल के एंड पे खड़े हो तो कॉस्ट में से एक साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अगर दूसरे साल के एंड पे खड़े हो और दूसरे साल की बुक एंड की बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट में से 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। 10वें साल के एंड पे खड़े हो तो कॉस्ट में से 10 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो जिस दिन बुक वैल्यू चाहिए उस दिन तक की डेप्रिसिएशन अगर कॉस्ट में से माइनस कर दोगे तो उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कहलाती है जी? बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं जी। बिल्कुल, ये ना हो बच्चे ना अक्सर सवाल कर देते हैं, कहीं लिखा हो कैरिंग अमाउंट, कहते हैं ये क्या है, हालांकि रिटर्न डाउन वैल्यू को हमें पता होता है या बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू या WDV या कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे खड़े होकर जो मैंने अपने दोस्त अहमद से सवाल किया था कि मुझे बताओ बुक वैल्यू 31, बुक्स के अंदर वैल्यू, मैंने ये बोला था ना बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 31 दिसंबर 20 पर बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 75। ठीक है जी, समझ आती है बात की? चलो नेक्स्ट, अगले साल के एंड पे गए, एसेट फिर एक साल इस्तेमाल हो गया। 31 दिसंबर 21 की शाम को बैठकर डेप्रिसिएशन की एंट्री करने लगेगा अकाउंटेंट, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा हो तो फिर तो हमने मेथड का नाम ही गलत लिखा है। स्ट्रेट लाइन का मकसद ही क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन बराबर आएगी। हर साल डेप्रिसिएशन बराबर आनी है तो यूं भी कह सकते हैं हर साल सेम फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला रिपीट होना है। ठीक है ना, इसका मतलब वही कॉस्ट ओवर वही लाइफ। ठीक है जी, और वही डेप्रिसिएशन। तो बच्चों पर्चे के अंदर ना, पर्चे के अंदर हम ये फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे भी नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड में, पागल थोड़े ही हैं। लेकिन यहां पे तो चूंकि सीखने का जमाना है तो मैं बार बार ये चीज लिखा करूंगा ताकि ये चीज आपको अजबर हो जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला चेंज नहीं होता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चेंज अनलेस के चेंज इन एस्टीमेट आ जाए। चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इंट्रो में? एस्टीमेट चेंज, यस सर ना बोल दिया करो, पढ़ा तो बताओ। मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उधर है ही नहीं। यस सर, ऑटो पे लगे होते हैं यस सर, हर बार में यस सर नहीं बोला होता, सुन के समझ के बोलना होता है। ठीक है जी, यस सर, तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है जी। बहरहाल हमने तो पढ़ना ही है, हम पूरा एक लेक्चर उस पर लगाएंगे, है बहुत सिंपल सा काम। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है यार, बातें नहीं करनी प्लीज। कल से आप दोनों ने इकट्ठा भी नहीं बैठना, ओके? ठीक है। अहमद के साथ वाले भाई आपका नाम क्या है? वासिक, माशाल्लाह। थोड़े तो अभी तो दूर हो जाओ, फासला थोड़ा सा तो भी कर लो। पहले भी कहा था कोने पे हो जाओ, तुम हो जाओ, हाँ प्लीज बोलना नहीं है, ये है ही ऐसा, छोड़ो इसको तुम बस। ठीक है जी, बुक वैल्यू बता दो। ये पहले दिन ना, पहले 2-3 दिन मैंने बड़े प्यार से कह रहा हूं, करना सही आगे थोड़ा सा जी। ये ना हो यार ये लड़के लेके बाहर आ जाएं। मैं आप भी काफी हैं इंशाल्लाह। जी बच्चों, मेरे बच्चे हैं आप सारे जी। बुक वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। अब आप कहोगे 75 में से 25 माइनस किया है, आपने 100 में से 25 क्यों नहीं माइनस किया? असल में ना बुक वैल्यू हमें चाहिए 31 दिसंबर 21 पे। अगर कॉस्ट में से माइनस करनी है ना फिगर, तो वो फिर सिर्फ एक ये नहीं होगी, ये भी होगी। यही तो फॉर्मूला आपको बताया है। अगर मिसाल के तौर पे एक साल और कर लें, 31 दिसंबर 2022, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम फॉर्मूला, सेम डेप्रीसिएशन, और बुक वैल्यू 25। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा हमें ये कहता डायरेक्ट ही कि जी आप ना 31 दिसंबर 22 पर बुक वैल्यू निकाल दें, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी ये 1 मिनट का काम है, बुक वैल्यू तो निकलेगी,
कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। अब कितने साल गुजर चुके हैं इस एसेट की लाइफ में? ये कब जनवरी 20 को आया था, 31 दिसंबर 20, 21, 22, 3 साल गुजर गए। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? तो 3 साल की 75, 100 में से 75 गया तो बाकी 25। ठीक हो गया? तो ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला है जो कभी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसी बुक वैल्यू के फॉर्मूला को आप मतलब बेसिकली ना बुक वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्यों में पढ़ के आओगे, इक्वेशन है, 3 चीजें हैं इसमें, 3 में से कोई सी 2 दे दे, तीसरी बैलेंसिंग निकल आती है। जैसे अभी मुझे सवाल में उसने कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दी, मैंने बुक वैल्यू निकाल ली। सवाल में मुझे कभी ये ना असल में आगे चीजें यूज होनी है, मुश्किल सवालों में यही चीजें मुश्किल होती हैं, छोटी छोटी यूज होनी है, और कुछ सवाल मुश्किल नहीं होता। पीपी का नोट जब बनाना है क्या होना है, जो लेजर आप बना के आए हैं ना, उसी लेजर को ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिख देना है, वो लेजर वो नोट बन जाता है। तो उसमें कोई खास बात नहीं होती, बात यहीं पे होती है आप समझते हैं कि वो इंट्रो में जो कर लिया वो गुजर गया, बस वो खत्म, फिर हमने कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिक वाली चीजें भी सारी की सारी इस नोट के अंदर आ रही होंगी, एडिशन भी होंगे, डिस्पोजल में जैसे आपको पहले कहा, डिस्पोजल भी होगा, एक्सचेंज भी होगा, कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी होगी कि कौन कौन सी चीज एसिड कॉस्ट में डलती है, कौन सी नहीं, हर चीज आ रही होती है वहां पे। साथ रीवैल्यूएशन भी होती है। 5, 6, 7 किस्म के एसिड होते हैं सवाल के अंदर। कोई एक रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा होता है, कोई दूसरा कॉस्ट मॉडल पे है तो उसमें डिस्पोजल आ रहा होता है, किसी में एक्सचेंज आ रहा होता है, किसी में कॉस्ट डिटर्मिनेशन आ रही होती है। ये चीजें हो सकती हैं सारी मिक्स, ठीक है ना। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो कहां थे हम? हाँ, बुक वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकल आएगी। मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर हमें कॉस्ट दे दे और बुक वैल्यू दे दे और कहे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो निकल सकती है। यहीं पे देखो, मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूं कि मुझे सवाल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए कभी, तो मैं क्या कहूंगा? कॉस्ट गिवन है 100, रीअरेंज करना है ना, रीअरेंज करना है, ये कॉस्ट यहां पड़ी रहे, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी मुझे क्या चाहिए? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर ले आओ, ये बुक वैल्यू इधर ले जाओ, यानी कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करोगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो कॉस्ट 100 है, बुक वैल्यू 25 है, देख लो, यही 75 ही निकला था, वैसे काउंट करके देख लो। तो ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला है, इसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है ना। फिलहाल तो बस इसका कोई यूज नहीं, तो वर्किंग का फॉर्मेट चल रहा था, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कि ये भी यूज हो सकता है दोनों तरह से, ठीक है। ओके, इसको जरूरत नहीं है, बस फिलहाल वो फॉर्मूला जो लिख लिया ना, बस वो फॉर्मूला आपके पास है, जब जरूरत पड़े इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल तो वर्किंग चलने दें जी। नेक्स्ट, 1 साल और भी अभी रिक्वायर्ड था, देख लो, पूरे 4 साल की डेप्रिसिएशन मांगी हुई है मैंने, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 100 डिवाइडेड बाय 4, 25, और बुक वैल्यू हो गई। हमें पहले ही सवाल में कुछ ऐसी बात नहीं बताई गई थी कि उसने ऐसा कुछ कहा हो कि एसेट अपनी लाइफ के एंड पर कुछ पैसे हमें दे जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसी कोई बात कंसिडर भी नहीं की। अब मिसाल के तौर पे लाइफ का एंड हो जाता है ना जब, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे इस दिन कबाड़िया आ जाता है, लोया वेच, लैलन वेच, 3 डब्बा वेच, मैं कहता हूं सारा ले जाओ, छानबुरा, ऐसी बात नहीं है। अब हम कहते हैं हमारे पास मशीन पड़ी है, ठीक है, जो हमारे हिसाब से तो 0 है, वो कहता है मैं इसका आपको 1 रुपया देता हूं, तो वो 1 रुपया भी क्या हो जाएगा? गेन उस वक्त, लेकिन ये डिस्पोजल के वक्त सोचेंगे। फिलहाल अब मैं उस तरफ ही आ रहा हूं जो लफ्ज आपके मुंह से निकल गया, ठीक है। मैंने एक लफ्ज बोला कि इस सवाल में कहीं उसने ये नहीं लिखा था कि लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर हमें ये अंदाजा हो रहा था कि लाइफ के एंड पे ये हमें इतने पैसे दे जाएगा, ठीक है। ये चीज कहलाती है असल में रेजिडुअल वैल्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सेल प्रोसीड से कंफ्यूज नहीं करना। जैसे अभी भाई ने कर दिया कंफ्यूज, मैंने डिस्पोजल के वक्त सेल प्रोसीड की बात की, वो कहने लगा ये रेजिडुअल वैल्यू है, इन दोनों में फर्क है। तो सेल प्रोसीड की बात अब तब करेंगे जब डिस्पोजल आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको रेजिडुअल वैल्यू सिखाने लगा हूं। रेजिडुअल वैल्यू एमसीक्यूज में भी ICAP 1-2 दफा पूछ चुका है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन है बहुत सादा चीज। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वो अमाउंट जो यूजफुल लाइफ के एंड पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एसेट हमें दे जाएगा। हमने ₹1,00,000 का एसेट खरीदा है, ये एसी खरीदा है, और हमें यह है कि अगर ये 4 साल इस्तेमाल कर लें तो चौथे साल के एंड पे नींद आ रही है तुम्हें,
चौथे साल के एंड में नींद तो नहीं आ रही? तो चौथे साल के एंड पे लेट्स से ये 20,000 का बिक जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, जिस दिन एसेट खरीदा, इंपॉर्टेंट बात ये है रेजिडुअल वैल्यू के लिए ये शर्त कि जिस दिन एसेट खरीदा उस दिन खड़े होकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि चौथे साल के एंड पे ये वाला एसेट 4 साल पुराना होने के बाद इतने पैसे दे जाएगा। ये रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। अब चौथे साल के एंड पे जो मिलेगा वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती है, वो तो फिर सेल प्रोसीड होती है। उस वक्त फिर गेन लॉस निकलता है डिस्पोजल का, वो तब की तब देखेंगे जब आएगा। तो फिलहाल क्या सिखाया आपको, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर हमने एस्टीमेट, अंदाजा लगाया कि ये यूजफुल लाइफ के एंड पे इतने पैसे हमें दे जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है जी, तो रेजिडुअल वैल्यू। हमने एक मिनट पहले लिखना है हमने, फिर मैं जवाब में आपकी तरफ आता हूं। रेजिडुअल वैल्यू क्या है जी, इज द, मैं भूल जाता हूं ना, रट्टा भूल जाऊंगा मैं, इसलिए पहले लिखवा दूं, है इज द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, बोलो आप बोल दो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। और अगली बात जो इससे भी अहम है, वो क्या, सब्र करो फोटोग्राफर, सब्र कर दे, एक ही बात तस्वीर खींचना सब चीजों की, ठीक है। एक्सपेक्टेड है ना, यानी एस्टीमेट है, ठीक है। तो ये एस्टीमेट, दिस एस्टीमेट इज मेड एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये अहम बात है, याद रखने वाली बात ये है कि ये एस्टीमेट जो आज हम लगा रहे हैं कि एसेट अपनी लाइफ के एंड पे इतने पैसे दे देगा, ये किस दिन खड़े होकर लगा रहे हैं, एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मेरा सवाल अब सुनो। 100 रुपये का एक एसेट है, ठीक है यार, कल से इधर नहीं बैठना आपने, ये दोनों जगह, ये बहुत क्लोज हो जाता है, फिर कोना भी मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। और दूसरा मैंने कभी कभी यहाँ पाँव में रख लेता हूँ, आप लोगों ने इधर नहीं बैठना, ठीक है। थोड़ा सा पिछली रो में बेशक बैठ जाओ, उससे यहाँ पे सिर्फ 3 बैठ जाया करो, ये दोनों बैठो, ठीक है। आप इधर दोनों बैठ जाना, ये लेट आएंगे, आप जल्दी आ जाना, ठीक है, ओके। मजबूरी हो क्लास भर जाए फिर ये बिठाया करता हूँ मैं, वरना ये पहली रो के 2-2 बच्चे में नहीं बिठाता होता, ठीक है ना। अच्छा जी, सवाल है मेरा, 100 रुपये एक एसेट, कैमरा वाले भाई लोग बोलो मत, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, देख रहा हूँ ना आप लोगों को ऐसे होते हुए जी। 100 रुपये का हमने एक एसेट, हाँ तुम हैदर देख लो उधर, तुम उन्हें देख लो, उधर ही मुंह करके बैठ जाओ तुम, बेशरम आदमी। तमाशा इधर लगाया हुआ है मैंने, इधर तमाशा देखो। ₹100 का हमने एसेट खरीदा, वो एसेट हमारा अंदाजा है कि लाइफ के एंड पे 20 रुपए हमें वापस दे देगा। तो ये 20 रुपए इस एसेट की लाइफ के दौरान लूज होगा, ये वैल्यू में लॉस आएगा उसके, ये 20 रुपए तो उसकी वैल्यू में लॉस होना ही नहीं है। क्या मतलब, 100 की चीज़ है, अल्टीमेटली लाइफ के एंड पे 20 रुपए तो हमें इसके मिल जाने हैं, तो मैक्सिमम ये अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू लूज कर सकता है, 80 रुपए की। तो फिर डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए मेरे ख्याल में तो इसको माइनस करना पड़ेगा। सारी कॉस्ट को अगर हम डेप्रिशिएट कर दें तो ये तो गलत हो जाएगा। कॉस्ट 100 रुपए की सारी डेप्रिशिएट हो ही नहीं रही, इसमें से 20 रुपए डेप्रिशिएबल ही नहीं है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी 80 रुपीज। तो पूरा फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन मेथड का है ना जी, वो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। अब मसला ये था सवाल आपका कि हमने यहां पे सवाल में चूंकि रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं थी तो 0 अज्यूम की थी। ठीक है, जब 0 अज्यूम की थी
तो फॉर्मूला तो यही था, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यही सवाल था आपका? कोई और सवाल है तो अब यहाँ पूछ लो। ठीक है जी, ये भी इस सवाल के अंदर था। अब बोलो। तो मेरा सवाल ये था कि अगर हमने 0 यूज किया लेकिन 4 साल बाद वो कुछ पैसों का बिक जाता है, 4 साल का एंड हो गया, 0 है। आज कोई बंदा आया, उसने कहा ये 10 रुपए पकड़ो, इसका कबाड़ का मैं देता हूँ, तो 10 रुपए हमारा गेन होगा, लेकिन डिस्पोजल में पड़ेंगे, और वो 10 रुपए सेल प्रोसीड्स होंगी, वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो सकती। तो एसेट के बिकने के वक्त जो पैसे मिलते हैं वो सेल प्रोसीड्स हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है रेजिडुअल वैल्यू के साथ। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर हमने अंदाजा लगाया कि लाइफ के एंड पे इतने पैसे मिलेंगे, और वो रेजिडुअल वैल्यू मिलती है नहीं मिलती है, ये तो अगर वही मिल जाए कोई गेन लॉस नहीं, अगर उससे ज्यादा मिल जाए शायद गेन आ जाए, अगर उससे कम मिले तो शायद लॉस हो जाए, ये तो उस वक्त देखते हैं। ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ना, ये लाइफ के स्टार्ट में हमने एक एस्टीमेट लगा लेना है, और फिर उस एस्टीमेट को यूज करके हमने डेप्रिसिएशन करनी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के लिए ये यूज होना है। ठीक है ना, सही है, ओके। इसीलिए मैंने कहा ये अभी डिस्पोजल नहीं आया, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू को पक्का समझ लो। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाना कि लाइफ के एंड पे ये एसेट इतने पैसे हमें देगा। ओके, ठीक है ना। हाँ, लाइफ के एंड पे इतने दे ना दे, अगर वो उससे ज्यादा देगा तो गेन आएगा, कम देगा तो लॉस आएगा, उतना देगा तो कोई गेन लॉस नहीं होगा। लेकिन ये डिस्पोजल के वक्त की बात है ना, एसेट 4 साल इस्तेमाल हो जाए, बेचो फिर भी ना, ऐसा भी होगा, देखेंगे। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पड़ा रहता है, इस्तेमाल करी जाओ। लेकिन ये सारी बातें छोड़ो, फिलहाल सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है, आज तो पहली क्लास है ना यार, इंट्रोडक्शन है आज जी। आज तो सिर्फ मैंने क्या बताया, रेजिडुअल वैल्यू क्या है। ओके, अच्छा। अब जी हमारे सवाल में मिसाल के तौर पे रेजिडुअल वैल्यू जो है, कितनी बोली मैंने, 20 बोली थी। हाँ, 20 रुपए इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी सवाल में गिवन थी। सवाल उन्होंने कहा जी कि ये एसेट लाइफ के एंड पे, अब रेजिडुअल वैल्यू क्या है, अंदाजा कि लाइफ के एंड पे इतने पैसे देगा। तो क्या फर्क आएगा? ये सारा कुछ ही बदल जाएगा मेरे ख्याल से। तो चलो देख लेते हैं। इधर देखो भाई, फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। अब देखो वही फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा एंड पे सवाल को नोट करना, अभी सवाल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सोल्यूशन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। -20 कितना आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? बहुत तेज करा दिया आपने ये, हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा? लगे तो बता देना, मैं स्लो कर दूंगा, फिर सो जाओगे अगर इसको स्लो किया तो। सर वही तो आते हैं हम सोने, हम आगे रोजे आ रहे हैं, बेहतरीन एसी चलेगा, हम सोएंगे, मैं सुलाऊंगा तुम लोगों को, ठहर जाओ। क्या बच गया एंड पे? जो एस्टिमेट किया था, और उसको डेफिसिट नहीं किया हमने, करना भी नहीं चाहिए था, लॉजिकली गलत बात थी। ठीक है, क्लियर? अब एक छोटी सी बात और, मिसाल के तौर पे ये एसेट हमने 1 अप्रैल को खरीदा, तो क्या फर्क पड़ेगा इस सवाल पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर होता है। ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है, मंथली अगर कहें तो। क्या हमने इस एसेट को, अगर हमने ये एसेट 1 अप्रैल 2020 को खरीदा हो, तो क्या ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ है? लेकिन हमने जब ये फ्रैक्शन लगाया है तो ये तो डेप्रिसिएशन ईयरली आई हुई है, यानी ये 20 रुपए क्या है, ये तो सालाना पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। अब इसको आप डिवाइड करोगे 12 मंथ्स से, तो ये मंथली डेप्रिसिएशन आ गई। कितने महीने इस्तेमाल किया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कोई नहीं था। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? तो इंटू 9 मंथ्स कितना आता है? 15 रुपए। ठीक है, तो ये भी एक चीज हो सकती है। मैक्सिमम यही है स्ट्रेट लाइन में, और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा, अब सवाल पूरा हो गया। अब अगर ये सवाल बन गया है तो यहां पर अब क्या कर देंगे हम, ऐसे कर लेते हैं फ्रैक्शन हम, मतलब डिवाइड बाय 12 इंटू 9 ही है, लेकिन वो लिख इस तरह से देते हैं, कोई मसला तो नहीं इसमें। ठीक है, 9/12 समझ आता है सबको? ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 15, 85, आगे 20 है, और ये कितना हो गया? फिर 20, फिर 20। अब आप कहोगे ये एंड में 25 है। भाई लाइफ का एंड हुआ ही नहीं, लाइफ का एंड तो होगा अगले साल में जाकर, और अगले साल सिर्फ 3 महीने डेफिसिट होगा, और वो सिर्फ 5 रुपए डेफिसिट निकलेगी। चेक कर लो चाहे,
चेक कर लो, 100 माइनस 20/4 इंटू 3/12 करके देखोगे 5 रुपये डेफिशन आएगी, तो आगे जाके फुली डेफिसिट होगा अगले साल में। ठीक है, फिलहाल यहीं पे रोक दो भाई, समझ आ गई बात की। ये पूरा सवाल है, इस सवाल को नोट करो और इसको भी नोट करो, इसको छोटा कर लिया तो फिर इसको बना लेना। इधर देखो, ये हैंडआउट देखो, हैंडआउट में डिस्कस फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन अलोंग विद सम अदर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। अदर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट क्या थे, मैंने एक एक का नाम नहीं लिखा, मैंने कहा जो बात हो गई बस वो बीच में आ जाएगा फिर, है ना। तो काफी बातें हो गई, बुक वैल्यू का फॉर्मूला, डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखना भूल गया, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो होती है, ये येलो हाईलाइट जो किया है इसको क्या कहते होते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है जी, फॉर्मूलाज कुछ हमने बातें की हैं, ठीक है जी, छोटी मोटी रिलेटेड। अच्छा, तो अब ये किताब के अंदर ना चैप्टर 7 में ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो किताब आपके पास है नहीं, तो जब तक नहीं होगी मैं इस तरह से लिख के देता रहूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है ये आपने अब होमवर्क में करना है, बहुत आसान है। मैंने असल में एक सवाल क्लास में इसलिए नया बना लिया ताकि आपके पास थोड़ी प्रैक्टिस घर में मिल जाए, वरना ये सवाल मैं कराता था तो घर में आप क्या करते। ये 2 सवाल हो गए, सोचा था अकाउंट्स बनाएंगे लेकिन अब ये कल बनाएंगे। ठीक है, और होमवर्क के अंदर, होमवर्क वाले सवालों में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका होमवर्क है। 14 अभी नहीं कर सकते, या फिर कल करेंगे। ठीक हो गया जी, चले। अब एक छोटी सी बात और मिसाल के तौर पे एक ही बार फिर मैं नोट करवाता हूं, पिक्चर्स एंड पे लेना, ठीक है ना, जिसने जिस तरह से लेनी। मेरा सवाल हमने यूं लिखा, मिसाल के तौर पे जी 100 रुपए का एसेट है, खरीदा हमने, 10 साल इसकी लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, फक्की बेचने आया हूं। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मैं यूं कहूं कि 10 से डिवाइड करने का मतलब 1/10 होता है, यानी यूं कह लें 10%, तो कोई गलत होगा। अगर मैं 100 को 10% से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करें या कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे लिखा हुआ है, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बड़ा सुबह वाली क्लास में दुख लग रहा था कि जो सोचा था वो पढ़ा नहीं, पढ़ा बहुत कम ना आज हमने, असल में इंट्रोडक्शन जो था। चलो इसीलिए मुझे भी थोड़ी तसल्ली होगी कि आज पहली क्लास है और बातें भी थी, इसलिए ना ज़रा पढ़ नहीं सके ज़्यादा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। अब लाइफ गिवन हो, रेट निकालना चाहें, रेट गिवन हो, लाइफ निकालना चाहें, स्ट्रेट लाइन मेथड में चुटकियों वाला काम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी अभी मैंने कहा लाइफ अगर 10 साल है तो रेट 10% है, लेकिन ये चलो 10 वाले में तो लग गई समझ, बाकियों में कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या है, लाइफ गिवन है, आपने रेट में जाना है। मैं क्या सिखा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ लाइफ इनटू रेट। ठीक है, अगर लाइफ गिवन है और आपने रेट में जाना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 1 ओवर यूजफुल लाइफ, मैं सिर्फ लाइफ लिख दूं, लाइफ का मतलब यूजफुल लाइफ होगा, ठीक है ना, जरा जगह तांगे, 1 ओवर लाइफ इंटू 100 कर दें तो आपके पास रेट आ जाएगा। चेक करते हैं 1 ओवर 10 इंटू 100 करें, क्या आंसर आता है, ओ 10% आ गया, यही तो मैंने लिखा था। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में आप लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली क्या करना है, 1 ओवर लाइफ करें इंटू 100 करें, परसेंट में चाहिए ना, परसेंट इसलिए इंटू 100 कर दें, ट्राई करते हैं। 5 ईयर्स अगर होती लाइफ तो रेट क्या निकलता, आप ज़बानी कौन देखे, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो लगाते हैं, अभी आंसर आ जाएगा जी। बोले कैलकुलेटर के, अच्छा कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास नहीं है आज, हॉस्टल में रह गया। हाँ, हाथ खड़ा करें, अकाउंटिंग क्लास पढ़ने आए, पिछली क्लास भी आधी क्लास ना कैलकुलेटर नहीं लेके आई हुई थी, हाथ खड़ा करें, कल से ले आना है, अकाउंटिंग क्लास में आए हुए।
लेकिन सर हम तो इंट्रोडक्शन के लिए आए थे। बोलो भाई, कैलकुलेटर से बताओ। 20%। आसान फॉर्मूला है ना जी। 1/25 ईयर्स करो, इंटू 100 करो, 4%। अब वैसे मुश्किल हो जाए इसको देखना सोचना, ठीक है, तो अब आसान काम है जी। इंटू 100 करते हैं, सॉरी, और 1/50 ईयर्स इंटू 100 करें तो 2%। मुश्किल आसान। ये हमने क्या सीखा जी? कन्वर्जन ऑफ लाइफ इनटू रेट। लेकिन अगर सवाल में रेट गिवन हो और लाइफ निकालनी हो तो देखें, ये शायद इन सवालों में कोई ज़रूरत नहीं थी, शायद इंट्रो में भी इतनी ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। बड़े सवालों के अंदर हम नोट बनाने का सवाल कर रहे हैं, हम रीवैल्यूएशन एक एसेट पे देख रहे हैं और हमें रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें यूज़फुल लाइफ का पता हो। वो सवाल में गायब कर देगा और रेट लिखा होगा। अब वो रेट से लाइफ में जाना हो तो इतना मुश्किल काम है नहीं अगर सीखा हुआ है तो, और अगर सीखा हुआ नहीं है तो फिर मुश्किल है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो बड़े सवालों में इस्तेमाल होती हैं। सिखाई ऐसे ही जाती हैं आसान आसान गपशप में, उसको इजी नहीं लेना। हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टाइम ज़ाया करने वाला हमारे पास नहीं है। तो क्लास में जो भी बात आपके साथ की जाएगी उसकी बहरहाल इंपॉर्टेंस है तो की जाती है, गैर अहम बातें क्लास में ना करने का टाइम है ना की जाती हैं। छोटी से छोटी बात भी बहुत अहम होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको मुश्किल सवालों में याद आएगी ये बात। मैं यही चीज़ शायद ओपन करूँ यहाँ पे आके आपके सामने कि ये देखो की थी बात आपके साथ, आप भूल रहे हो और उम्मीद आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना या फिर रेट को लाइफ में कन्वर्ट करना, ये भी बड़ा स्ट्रेट लाइन में बड़ा आसान है। यानी रेट जो गिवन है आप उसको बस क्या कर दो 1/रेट, लेकिन रेट को हमेशा आपने वो फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है ना, 0 पॉइंट में, हाँ, 1/रेट। तो चेक करते हैं जी, अगर 10% गिवन है तो 1/0.1 करेंगे। जरा चेक करें कैलकुलेटर क्या आंसर देता है। देखा, आगे ना वापस चेक करो, 1/0.2 करो जी, 5 ईयर्स। फिर 1/4% है, 4%, 0.04 कितना आता है जी? जी कितना आता है? 25 ईयर्स। तो ये ज़रूरत पड़ सकता है आपको आने वाले दिनों में, ये 50 ईयर्स आएगा जी। एक्सक्यूज सर, अगर इसको सीधे ही आप रेट लिखते हैं, मतलब नीचे परसेंटेज का जो बटन होता है वो करते हैं सर, इसको पॉइंट जी जी आप बेशक करें। मैंने फार्मूला लिखना था ना, आपने यहाँ पे बटन कहाँ से लाता कैलकुलेटर वाला? मैंने फार्मूला लिखना था ना कि हमने अगर लाइफ को रेट में लाना है या रेट को लाइफ में ले जाना है तो वही फार्मूला होना चाहिए। वो मुझे लिखना भी तो था ना। आप बिल्कुल कैलकुलेटर पे जैसे मर्जी करें, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाई है कि ऐसे करनी है। आप करने का तरीका जैसे मर्जी आप कर लें। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ से रेट और रेट से लाइफ पे कैसे जाना है। कैलकुलेटर यूज करने का हर बंदे का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। तो इसकी पिक्चर अलग से लें, बाकी चीजें फिर अलग से पिक्चर लेनी है, ठीक है। ये क्या है जी? कन्वर्जन ऑफ लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा। क्लास का टाइम खत्म हो गया, बस इस पर बात खत्म कर देंगे। इसकी पिक्चर ले लीजिए, कभी जरूरत पड़े तो स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ को रेट में और रेट को लाइफ में कन्वर्ट ऐसे करना है, ठीक है। जिनका ले लिया, जिनों का ले लिया मोबाइल, किन बच्चों का ले लिया मोबाइल, किन का? ये कल ना इनका मेरी क्लास में भी पहले ले लेना, फैकल्टी रूम से ले लो जाके। चले मैं भी आ रहा हूं, देखते हैं क्या फैसला होता है आपके लिए, ठीक है। और मोबाइल वाला तो भाई बहुत जुर्म है ना जी। फिजिकल वालों का नहीं बनता। आप लोग रोज तो मुझे मिल लेते हैं, और की चाहते हो तुसी व्हाट्सएप में, फिर क्या करना है तुमने मुझे बताओ जरा। मतलब अगले दिन जब क्लास में आना है तो व्हाट्सएप में तुमने क्या करना है? होमवर्क जो होगा वो अगले दिन डिस्कस होगा। कभी भी, मैं अभी क्लास के स्टार्ट में ऑनलाइन वालों को ये कह रहा था, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, मैं तो उनके साथ जूम मीटिंग करता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में टीएज होते हैं, लेकिन मैं उनको भी यही मशवरा देता हूं कि भाई चुप करो ना। उनको भी यही मशवरा देता हूं कि जो आज आपके साथ बात हुई और होमवर्क हुआ है, आपने उसका सवाल किसी से नहीं करना, ग्रुप के अंदर टीए से, अपने पीयर से या जूम मीटिंग में उस्ताद से नहीं करना। अगला लेक्चर सुनना है। जब अगला लेक्चर सुनोगे तो वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई जवाब ना मिले फिर क्वेश्चन करने का राइट बनता है। तो आप लोग तो वैसे ही अगले दिन आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जी, एक मिनट। ये कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जिन्होंने मेरे तरह के कैमरे होंगे उनके पास, तो वो उन्होंने इस तरह की तस्वीर लेनी होगी तो उन्होंने अब ले ली होगी, ठीक है ना। आपके पास अच्छे वाला कैमरा होगा भाई। उसके बाद जी
जी जी, एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ व्हाट, इसका मतलब बताइए। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, सिस्टमैटिक एलोकेशन की बात, ये एलोकेशन यार हमने 100 रुपए को बांटा है 20 20 20 20 4 साल पे, ऐसे किया। ये क्या है? ये हमने 100 को एलोकेट किया, बेसिकली तो 80 को किया है डेप्रिशिएबल अमाउंट को, ठीक है जी। अब ये इकट्ठी पिक्चर वाले खवातीनों हजरात, पता नहीं इसमें नजर तो कुछ आना नहीं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। आज क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।